में कौन से व्यक्ति का नाम जो है जुड़ा पाया जाता है जेस्टाल्ट से? बताइए जल्दी से। बताइए। जेस्टाल्ट के साथ किस आदमी का नाम आता है जर्मन का? जेस्टाल्ट के साथ नाम आता है मैक्स वर्दाइमर का। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा। अगर ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा। जेस्टाल्ट हम पहले भी बताए थे कि जेस्टाल्ट क्या होता है, इधर देखिए ना। मैक्स वर्दाइमर। जेस्टाल्ट क्या है? एक कंसेप्ट है, नाम नहीं है। तो चलो, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सबसे पहले हम लोग पढ़े थे। तो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी में क्या है कि जो चीजें नजदीक नजदीक में है उसको ब्रेन एक ग्रुप में देखता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, डॉट्स वाली बात थी है ना। ये ABC वाला है, DEF है, GHI है, फिर JKL है। तो ब्रेन क्या कर रहा है? इन्हें एक साथ देख रहा है। क्यों एक साथ देख रहा है? क्योंकि तीनों नजदीक नजदीक है। तो ब्रेन इन्हें क्या देख रहा है? तीन डॉट्स के समूहों के रूप में देख रहा है। तो यहाँ पे कितने? तीन डॉट्स के चार समूह हैं, एक दो और तीन चार। ठीक है, तो ब्रेन ऐसे देख रहा है। यही है लॉ ऑफ परसेप्शन। ठीक है। लॉ ऑफ सॉरी लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी जो प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। दूसरा है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। अगर दो चीज सिमिलर है तो सेम ग्रुपिंग में देखा जाएगा। जैसे हम लोग ऐप में देखते हैं, एंड्रॉयड ऐप में क्या है कि जो एप्स होते हैं, तो एप्स का जो है अलग अलग स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि जो एप्स हैं उनका क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट जो है दिखाई पड़ता है। तो इसका दूसरा एग्जांपल और भी दे सकते हैं कि सिमिलैरिटी, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं, या हाँ नॉर्थ ईस्ट के ही लोग कह सकते हैं, उस साइड के जो लोग हैं, तो उनको देख के हम लोग कहते हैं नेपाली, रिगार्डलेस ऑफ वो आसाम से है, नागालैंड से है, कहीं से भी, अरुणाचल से है, मिजोरम से है, कहाँ से है ये मैटर नहीं कर रहा हम लोग के लिए। हम लोग क्या कह देते हैं? नेपाली। ठीक है, तो वो भी चिढ़ जाते हैं कि भाई हम नेपाली थोड़ी हैं, हम तो इंडियन है। हम लोग को कहने का मतलब क्या है कि मंगोल। ठीक है, मंगोल नहीं कहते हम लोग, नेपाली कहते हैं। अब मंगोल अगर कहेंगे तो समझ में आ सकता है कि हाँ देवर मंगोल। फिर अगर मंगोल कहेंगे तो हो सकता है अगले को बुरा लग जाएगी, भाई हम मंगोलिया के थोड़ी हैं जो आप हमें मंगोल कहोगे। तो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी की बात है, सेम ग्रुपिंग में फीचर्स। सिमिलैरिटी क्या है कि एक ग्रुप में ब्रेन उन चीजों को देखता है जिनमें फीचर्स कॉमन पाए जाते हैं। जैसे बिहारी, क्या है कि कॉमन क्या पाया गया कि दीज पीपल बिलोंग टू अ ज्योग्राफिक एरिया विच इज कंसिडर्ड एज बिहार, तो उन्हें हम बिहारी कहेंगे। अब किसी आदमी, कोई आदमी कहीं पे रहता है तो उसका अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है, अपना माहौल है। एक बड़ा सा एरिया है, 800 900 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ऐसे करके समथिंग का एरिया है। उसमें लोग रहते हैं, क्या लोगों में डिफरेंस नहीं है? जो जिनको जैसे आप बिहारी कहते हैं कि एक लाइन ऐसे खींच दिया ऐसे करके, इस एरिया की ये इस लाइन के अंदर जो आ गया वो बिहार हो गया, और इस एरिया के अंदर जो आ गया वो बिहारी हो गया। ठीक है, तो ये आपने कह दिया। तो क्या बिहारियों में डिफरेंस नहीं होगा क्या? क्या सारे बिहारी क्या एक जैसे ही होते हैं? नहीं होते हैं। आपने एक टर्म दे दिया बिहारी, दैट डजेंट मीन कि हर कोई एक जैसा हो जाए। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं जो इस तरीके से हो रही है, ठीक है, कि जो है क्या है अलग अलग, उसको हम लोग नहीं देखते। हम लोग क्या देखते हैं कि अगर फीचर्स कॉमन है, अगर एलिमेंट्स कॉमन है, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं? सेम ग्रुपिंग में रख देते हैं। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ लॉ ऑफ क्लोजर। सर लॉ ऑफ क्लोजर क्या है? लॉ ऑफ क्लोजर ये है कि ब्रेन क्या करता है कि कंटिन्यूअम चाहता है। ठीक है, और ब्रेन को जहां पे डिसकंटिन्यूटी दिखाई देती है, ब्रेन क्या करता है? उन चीजों को फिल करने का प्रयास करता है जहां पे उसे गैप चाहिए होता है, क्लोजर चाहिए होता है। क्लोजर का मतलब होता है एक निष्कर्ष पर पहुंचना। तो ब्रेन उन चीजों को फिल करने का प्रयास करता है। जैसे मान लो कि कोई आपके साथ जीने मरने की कस्में खा गया, हर जन्म में तुम ही चाहिए, ऐसे वैसे, और उसके बाद जो है अचानक से फिर आपको घोस्ट कर देता है, गायब हो जाता है। तो आप सवाल पूछने लगते हैं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ,
ठीक है? इस तरीके के प्रश्न जो है पूछने लगते हैं। तो वो क्या है, वो जो गैप है उसका उसको आपका ब्रेन भरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? क्योंकि यही है लॉ ऑफ क्लोज़र, डिसकंटिन्यूटी जहाँ पे रहेगी, जिस भी जगह पे डिसकंटिन्यूटी रहेगी, वहाँ पे ब्रेन उसको भरने का प्रयास करेगा। अब जैसे ऐसा हो गया, तो अब ब्रेन भरने का प्रयास कैसे करता है? ब्रेन भरने का प्रयास ऐसे करेगा कि बोलेगा कि ना, पीछे वाला जो है ना आदमी एकदम घटिया कैरेक्टरलेस आदमी था मेरे साथ जो था। उसको कोई कमिटमेंट का कोई मतलब नहीं था, उसको बस मौज-मस्ती करना था मेरे साथ। तो आपने क्या किया, इस गैप में, इस जगह पे एक फिलिंग कर दिया कि हाँ, इस निष्कर्ष पे आप पहुँच गए और फिर आप आगे कंटिन्यू कर गए, कि भाई ये तो बहुत रद्दी आदमी के चक्कर में हम पड़ गए, उसको केवल मौज-मस्ती करनी थी। या तो आप निष्कर्ष पे पहुँचोगे कि जो नहीं कहते हैं बुलशिट, घर वाले नहीं मानेंगे। आज के टाइम पे ऐसा थोड़ी ना होता है। करना चाहोगे तो हर चीज़ हो जाता है। तो वो बुलशिट आपको बाय कर दिया, आपने भी मान लिया कि हाँ भाई अगला क्या करेगा? अगला अगर मेरे से शादी करेगा तो उसके पापा-मम्मी ज़हर खा के मर जाएँगे। अरे भाई, जो आदमी गरीबी में नहीं टूटा, कर्ज़ में नहीं टूटा, ठीक है? वो तुम्हारे किसी से शादी करने से ज़हर खा के मर जाएगा, फालतू बात है। तो ये जो है क्या करेगा, ब्रेन गैप को भरने की कोशिश करेगा। यही है लॉ ऑफ क्लोज़र। जैसे यहाँ पे एक हमने एग्ज़ाम्पल देखा था, कहकशा इज़ अ डैश। अब डैश में जो है कहकशा ने भरा था गर्ल, हमने भरा था स्टूडेंट, कोई उसकी दोस्त रहती तो वो लिखती माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? तो जो गैप है, जो खाली जगह है, उसको क्या कर रहा है, सबका ब्रेन भर रहा है अपने-अपने तरीके से। उसके बाद है लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। गुड कंटिन्यूएशन में देखिए कि गुड को घेरा हुआ है हमने, है ना? और फिर कंटिन्यूएशन है। तो जो चीज़ गुड लगेगी उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? सिगरेट पीना गुड लग रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? लड़कियों को छेड़ना गुड लग रहा है तो मज़ा आ रहा है तो उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है? लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, व्हाट फील्स गुड उसको टेंडेंसी होती है ब्रेन को कंटिन्यू करने का, ठीक है? मोबाइल छीनना गुड लग रहा है, अरे मज़ा आ रहा है, स्किल लग रहा है, एकदम धूम 2 जैसा फ़ील हो रहा है, क्रिमिनल गैंग बना के चल रहे हैं, हाय कोई नहीं है पावर में, ठीक है? ये सब मेंटालिटी चल रही है, पंजाबी गाने सुन रहे हैं एकदम, ठीक है? फुल ऑन एकदम ये है, कोरेक्स पी रहे हैं, ऐसे-वैसे पूरा हीट में एकदम चल रहे हैं एकदम, भाई हमारे ऐसा तो कोई है ही नहीं। एकदम पलक झपकते आँख के आगे से मोबाइल गायब करा लेंगे, इससे पहले कि आदमी समझ पाए, चीज़ें निकल जाएगी, यस, ठीक है? तो ये जो है, क्या करेंगे हम लोग, जिस चीज़ को गुड हम लोग का माइंड कहेगा उसको टेंडेंसी होती है कंटिन्यू करने की। इसीलिए माइंड को जब आप कोई चीज़ बताते हो ना कि ये गुड है, ये बैड है, उसका लाइन बहुत क्लियर होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का मतलब वही है कि गुड और बैड के बीच का लाइन जो है ना, हर समय क्लियर होना चाहिए, ठीक है? उसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, उसका लाइन जिस व्यक्ति का जितना क्लियर और जितना मजबूत होगा, ठीक है? उसका माइंड उतना शार्प और उतना क्लियर होगा, ठीक है? फालतू चीज़ों में ना पड़ेगा। जैसे देखते हैं ना कि आजकल लोग कहते हैं कि मतलब दोस्ती एक ऐसा टर्म हो गया आजकल के टाइम पे ना कि मतलब ये बड़ा अजीब टर्म हो गया है, बहुत अलग टाइप का टर्म हो गया, ठीक है? बहुत प्रकार के दोस्त होने लगे हैं आजकल। तो हम लोग जिस जनरेशन से बिलॉन्ग करते हैं ना, वहाँ दोस्ती का सिर्फ़ एक मतलब होता था, दोस्ती। अभी दोस्ती के साथ आगे पीछे बहुत सारे टर्म्स लग जाते हैं, तो अब ये बड़ा गज़ब लगता है सुन के। अगर कोई बोलता है कि ये मेरा दोस्त है, तो लगता है फिर माइंड में लगता है कि अच्छा ये कौन वाले दोस्त के डेफिनिशन का यूज़ कर रहा है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है कि व्हाट फील्स गुड उसको वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वहाँ पे मोरालिटी क्या हो रही है आपकी? बेंड हो रही है। आप कह रहे हो दोस्त, और वहाँ पे जो एक्शंस हैं वो फ्रेंड वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त के साथ आप जो इमोरल एक्शंस कर रहे हो वो आपको गुड लग रहा है, तो आप उसको गुड कंटिन्यूएशन जो है ना आपका ब्रेन कर देता है वहाँ पे, और फिर आप उसको कंटिन्यू करते हो। आप उसको बताते हो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ठीक है? ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे आप कर रहे हो। कहाँ से हो रहा है? लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। ब्रेन को क्या लग रहा है? जो गुड है उसको कंटिन्यू करो। और इसका काउंटर ये चीज़ क्या है कि जो भी आदमी डेफिनिशन को जो है ना बेंड कर रहा है, जो भी आदमी सीमाओं को डिसॉल्व कर रहा है, वो कौन है? जैसे सरहद है ना? सरहद की रक्षाएँ कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग सरहद का तार काटते हैं। तो आप ये समझो कि सरहद का तार अगर कोई काट रहा है, कोई सरहद को मिटाने की कोशिश कर रहा है, उसके तार में बाढ़ में अगर काट रहा है, तो वो कौन है? पहचानो, घुसपैठिया है, ठीक है? तो ऐसे लोगों के लॉजिक में कभी नहीं आना चाहिए, कितना भी कन्विंसिंग वो साउंड करे, कितना भी तर्क दे कि प्रेम तो प्रेम होता है, ठीक है? ऐसे-वैसे तर्क दे, बहुत सारे तर्क होते हैं। हमने ऐसे-ऐसे लोगों से को देखा है और ऐसे-ऐसे लोगों को मिला और हमने सीधे उसको बोला है कि साले तुम कैरेक्टरलेस हो, ठीक है? उसको प्रेम और ये वो का नाम मत दो, सीधे बोलो कि तुम कैरेक्टरलेस हो, मुँह पे बोलते हैं ऐसे एकदम रगड़ देते हैं सबके सामने 4-5 के बीच में। तुम बॉर्डर का ना सरहद का तार काट रहे हो क्योंकि तुमको घुसपैठ करना है। तुम घुसपैठिए हो और तुमको गोली मार दी जानी चाहिए। ठीक है? बायोलॉजी के हिसाब से। तो तुम कन्विंस मत करो दुनिया को कि क्या है फ्रेंडशिप और क्या नहीं है। तो यही है कि लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन। शिकार हो गए आप इसके और आपने क्या किया?
सूद बुध खो करके अपनी डिफिनेशंस बना ली चीजों की, और अब दुनिया को बता रहे हो नए नए टर्म्स का आविष्कार करके। लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड, ठीक है। जो फिगर होता है, जो भी सामने चीजें होती है, तो क्या करता है उसको फोरग्राउंड में, पहले क्या होता है ना ब्रेन, लॉ ऑफ फिगर ग्राउंड में, कि पहले फोरग्राउंड की चीजों को देखता है, उसके बाद बैकग्राउंड की चीजों को देखता है। यानी कि ब्रेन पहले नजदीक की चीजों को देखता है, बाद में दूर की चीजों को देखता है। जैसे कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और उसके पीछे जो एक सीनरी है, तो नजर पहले व्यक्ति पर जाएगी, फिर पीछे सीनरी पे जाएगी। ज्यादातर हिस्सा फोकस और अटेंशन का कहाँ जाएगा, फोरग्राउंड पर जाएगा। और जब तक आप बैकग्राउंड पे अटेंशन शिफ्ट नहीं करेंगे, बैकग्राउंड पर नहीं जाएगा। तो ऑटोमेटिकली क्या अटेंशन कहाँ जाता है, फोरग्राउंड पे जाता है। यही लॉ ऑफ फिगर, लॉ ऑफ क्या है कि ग्राउंड। इसके बाद लॉ ऑफ गुड प्रेग्नेंस, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पे गुड है कि किसको ब्रेन गुड समझता है। उसके बाद प्रेग्नेंस, प्रेग्नेंस का मतलब होता है बेस्ट फॉर्म, इसका प्रेगनेंसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बेस्ट फॉर्म, बेस्ट फॉर्म का मतलब है ब्यूटी। अब जो प्रेग्नेंस वर्ड है ना, जर्मन वर्ड होगा, तो इसका मतलब है बेस्ट फॉर्म, और बेस्ट फॉर्म का रिलेटेड है ब्यूटी से। अब प्रेगनेंसी को बेस्ट फॉर्म कहा जाए ये तुमको समझ में नहीं आता है, वो तो बेस्ट फॉर्म मे बी फिलोसफिकली कहा जाए, फिजिकली ना कहा जाए कि, और उसको ब्यूटी, बेस्ट फॉर्म का मतलब ब्यूटी, ठीक है। तो एक तरीके से आप कहते हैं प्रेग्नेंस का मतलब है ब्यूटी। तो मे बी ये शायद ये वर्ड ऐसे बना होगा कि मतलब एक वीमेन के लिए बहुत ब्यूटीफुल पार्ट होता है ये, तो मे बी ऐसा हुआ हो। तो ब्रेन क्या है, पहले बेस्ट फॉर्म डिफाइन करता है, उस बेस्ट फॉर्म को कहता है वो ब्यूटी है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो है एक, जिनका नाम लिखा था हमने, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म बना लिया है, उसके हिसाब से एक स्त्री है जंडाया नाम की, उनको कहा कि दुनिया में आज तक इससे खूबसूरत स्त्री पैदा नहीं हुई है। अब उन लोगों का कहना है फॉर्म के आधार पे, हालांकि हम तो जितने लोगों को पूछे उसमें से कोई भी ऐसा नहीं कहा है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। गली मोहल्ले में लड़कियां इससे ज्यादा सुंदर मिल जाती हैं देखने में। तो गुड जो है ना, अगेन ये गुड एक सब्जेक्टिव टर्म है जिसको हम लोग का ब्रेन डिफाइन करता है। तो ब्रेन कैसे डिफाइन करता है गुड को, देखो सिमेट्री, जहां सिमेट्रिकल देखता है, जहां सिमेट्री देखता है, उसको ब्रेन गुड के रूप में डिफाइन करता है। जैसे मान लो कि किसी का नाक है, ठीक है, एकदम सिमेट्रिकल है पूरा ऐसे करके, सॉरी ये थोड़ा हम उतने अच्छे से बना नहीं पाए, पूरा सिमेट्रिकल है, अगर बीच से लाइन खींच दो तो दाएं भी वैसे बाएं भी वैसे, तो उसको जो है सुंदर नाक कहा जाता है। लिप्स हैं, पूरे सिमेट्री है ऐसे करके, ठीक है, धनुष के आकार के लिप्स हैं, तो उसको क्या कहा गया, एकदम सिमेट्रिकल है, तो फिर क्या कहा गया, सुंदर कहा गया। रेगुलरिटी है, कहीं पे मोटा कहीं पे पतला नहीं है, रेगुलरिटी का मतलब क्या है, स्मूथ कर्व है, ठीक है। फेस फीचर्स की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ कुछ लोगों का जैसे चेहरा मोरा आप देखिएगा तो एकदम सिमेट्रिकल होता है। मेरा चेहरा पूर्णतः सिमेट्रिकल नहीं है, थोड़े हद तक छोटे छोटे फेस के फीचर सिमेट्रिकल है, लेकिन पूरा फेस सिमेट्रिकल नहीं है। अगर पूरा फेस सिमेट्रिकल होता तो हम भी एकदम मॉडल जैसे खूबसूरत दिखाई पड़ते, तो वो चीज नहीं है। तो वही है कि ब्रेन किसको देखता है, सिमेट्री को देखता है, जहां सिमेट्री देखता है उसको खूबसूरत मानता है। अब जैसे मान लीजिए कि एक एक्ट्रेस थी मधुबाला, ठीक है, उनको बड़ा सुंदर माना जाता था, ठीक है, उनका चेहरा हल्का गोलाई लिए हुए था, पूरा ऐसे राउंड तो नहीं था, मतलब काइंड ऑफ गोलाई लिए हुए ही था। अब गोलाई लिए हुए चेहरा, सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल फिगर अर्थ में क्या है, सर्किल, ठीक है, मोस्ट सिमेट्रिकल फिगर सर्किल है। तो चेहरा गोलाई भी लिए हुए था, आंखें भी जो ऐसे गोलाई लिए हुए थी, ठीक है। तो उस तरीके से आप देख रहे हो तो क्या एकदम सिमेट्रिकल फिगर नजर आ रहा है, ऐसे देख रहे हो तो भी सिमेट्रिकल नजर आ रहा है, ऐसे आंखों को ऐसे बीच में लाइन करते हो तो भी सिमेट्रिकल नजर आ रहा है। तो उनको जो है बेहद सुंदर माना जाता था सिमेट्री के बेसिस पे। तो अभी भी आप देखिएगा, मतलब जो गीत बने हैं ना, चांद सा चेहरा, चांद कैसा है, गोल, ठीक है, चांद सा चेहरा जो है सबसे खूबसूरत सबसे आकर्षक लगता है। तो वो वाली चीजें जो है उस तरीके से बताया गया। तब इसका मतलब ये नहीं है कि जिसका चेहरा लंबा है, ठीक है, वो परेशान होने लगी है, यार मेरा चेहरा गोल क्यों नहीं है। तो एक सिमेट्री है, दूसरा रेगुलरिटी है। अब चेहरा गोल है पर इरेगुलर है, पोटैटो जैसा है, ठीक है, आलू के जैसा हो गया चेहरा ऐसे करके है, पर रेगुलर नहीं है, आंखें एकदम छोटी सी है ऐसे करके, ठीक है, नाक ये है, मुंह भी यहीं पे है। अब क्या है, ऊपर भी इतना गैप ज्यादा है, नीचे भी इतना गैप ज्यादा है, इधर भी गैप है, इधर भी गैप है। यानी कि आपके चेहरा के एरिया के 20% में आपका सारा फेशियल फीचर है और बाकी तरफ खाली फूला हुआ है। तो क्या हो जाएगा, इरेगुलरिटी है आपके फेस फीचर्स में। तो क्या है, पोटैटो की तरह लगिएगा, ठीक है, आलू की तरह लगिएगा।
तो आलू की तरह लगिएगा तो गोल चेहरा होने के बावजूद भी जो है आप सुंदर नहीं लगिएगा। तो देखेंगे कि चेहरा बहुतों का गोल होता है, लेकिन सबको सुंदर नहीं कहा जाता है, ठीक है? तो जब फेस फीचर्स में रेगुलैरिटी होगी तब, इवन गोल चेहरा वालों को बुरे मतलब कई बार ये भी कहा जाता है कि बेकार है। अब जैसे मान लीजिए किसी के फेस फीचर्स है, बड़े-बड़े हैं, ठीक है? आँखें बड़ी-बड़ी है, नाक बड़ा-बड़ा है, होंठ, दाँत सब बड़ा-बड़ा है, उसका चेहरा सूखा हुआ है, तो वो अजीब लगेगा बड़का-बड़का इसका आँख, मुँह, दाँत सब है। लेकिन जब उसका चेहरा भर के गोल हो जाएगा, तो बेहद खूबसूरत लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसके चेहरे में रेगुलैरिटी आ जाएगी देखो। बड़ी-बड़ी आँखें थी और चेहरा भी गोल है। तो पूरा एकदम बढ़िया-सा कैनवास बन गया। हो गया सुंदर। और जिस आदमी का आँख-वाँख छोटा है, ठीक है? नाक छोटा है, आँख छोटा है, लिप्स पतला है और उसका चेहरा हो गया पूरा मतलब वो पूरा मोटा हो गया, फूल गया, तो ऐसे हो जाएगा, पोटैटो जैसा। तो ये क्या होगा देखने में? खूबसूरत नहीं लगेगा, प्रेज़ेंस इसका नहीं दिखेगा, ठीक है? तो ये नहीं है। तो जिसके आँख, नाक, चेहरे वगैरह ये सब क्या है कि बड़ा-बड़ा है साइज़ आँखों का, कान का, नाक का, दाँत का, तो वो ध्यान दे अपना चेहरा भरने पर, शरीर भरने पर। और जिसका छोटा-छोटा है, वो क्या करे? चेहरे का आकार कम करने पे ध्यान दे, ताकि जो है रेशियो और रेगुलैरिटी मेंटेन रहे। तो क्या होगा? सुंदर लगेंगे। जिसके लिप्स मोटे हैं, वो चेहरा भरने पर ध्यान दे और जिसके लिप्स पतले हैं, वो क्या करे? चेहरा का फैट कम करने पे ध्यान दे। तो बस हो गए सुंदर। और जिसका बैलेंस है, वो चाहे मोटा हो जाए, चाहे पतला हो जाए, वो फिर भी सुंदर लगेगा। पतला में अलग सुंदर लगेगा, मोटा में अलग सुंदर लगेगा। तो क्या है कि सिमेट्री देखता है, रेगुलैरिटी देखता है ब्रेन और क्या देखता है? पैटर्न देखता है, ठीक है? पैटर्न देखता है ब्रेन। अब पैटर्न को हम समझा सकते हैं डिज़ाइन्स में, ठीक है? जैसे चेन है, ज्वेलरी जो है आपको सुंदर लगती है, कोई ज्वेलरी सुंदर क्यों लगती है? अगर कोई ज्वेलरी हो उसमें पैटर्न ना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक हम ये बना रहे एक एक्स पैटर्न मान लीजिए ऐसे करके है। सॉरी हम बहुत गंदा है इसको बनाने में, ठीक है? तो ऐसे एक्स के पैटर्न में जो है कोई ज्वेलरी का डिज़ाइन किया गया है। तो आपको क्या सुंदर लग रहा है? ये पैटर्न ही सुंदर लग रहा है, इसकी यूनिफ़ॉर्मिटी, रेगुलैरिटी जो है सुंदर लग रही है। लेकिन अगर वही ऐसे नहीं बना करके इसको कहीं से कैसे बना दिया जाता, ठीक है? ऐसे करके, तो ये क्या लगता है कि कटीला तार है, कटीला तार को गले में पहने हुए। अब मेटल की उसी ऑब्जेक्ट को, मेटल की उसी चीज़ को जैसे-तैसे मोड़-माड़ के, मरोड़ करके जो है गले में पहन लो, तो वो ज्वेलरी नहीं कहलाती, उसका कोई वैल्यू नहीं आता, वो स्क्रैप जैसा लगता है, ऐसा लगता है कटीला तार पहने हुआ है। क्या आप मतलब बकवास गले में क्या डाल लिए है फालतू जैसा, एकदम लग रहा है भिखारी जैसा, ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा लोग कहेंगे। लेकिन उसी को आप थोड़ा पैटर्न में डाल दो, उसी धागे को आप थोड़ा पैटर्न में गूँथ दो, तो देखो कितना बढ़िया हो जाता है ना? बचपन में आप लोगों ने भी बनाया होगा हाथ से गूँथ करके दोस्तों के लिए फ्रेंडशिप बैंड वगैरह, है ना? तो क्या होता है कि उसको जब एक पैटर्न में गूँथ देते हैं 2-4 धागों को तो बड़ा सुंदर लगने लगता है। नहीं तो ऐसे अगर बाँध दीजिए तो क्या लगता है कि क्या सड़क छापने वाली टाइप से कर रहे हो। तो क्या है कि खूबसूरत ब्रेन किसको मानता है? पैटर्न को। जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, है ना? मतलब जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, क्या क्रिएट करते हैं? पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। अगर पैटर्न ना क्रिएट करो, पूरा उसको चूर-चार कर दो और पहनो तो कितना भी अच्छा कपड़ा है, बेकार लगेगा। और ₹100 का ही टी-शर्ट अगर तुम प्रॉपर आयरन करके पहन रहे हो, तो वो देखने से क्लासी लगेगा। ₹200 की शर्ट आयरन करके पहन रहे हो, तो देखने से लगेगा कि नहीं भई ₹1000 की है और 5000 की शर्ट को चूर-चार करके पहन रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं। पैटर्न, ठीक है? फिर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन को आप ड्रेस में समझ सकते हैं, किस कलर का कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा लगता है ना? फिर आपके स्किन टोन पे आप जो है कपड़ों का कलर चुनते हैं, ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा हो पाए। जब आपको कैमरे में आना होता है, जैसे आप देखते होंगे कि जो भी आर्टिस्ट है या जो भी स्क्रीन पे आपको लोग दिखाई देते हैं, ज़्यादातर वो डार्क कलर के कपड़े पहने होते हैं। क्यों डार्क कलर के कपड़े पहने होते हैं? क्योंकि उनके कॉन्ट्रास्ट में उसका उनका स्किन दिखाई दे और फ़ोकस जो है फेस पे जाए और एक्सप्रेशंस पे जाए। तो इस कारण से जो स्क्रीन ओरिएंटेड लोग हैं या इस तरह के लोग वो डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं। तो कॉमन लाइफ़ में क्या होता है कि हम लोग लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा पहनते हैं, पर लाइट कलर के कपड़े पहन के आप स्क्रीन पे आओगे, तो आपका स्किन उल्टा कॉन्ट्रास्ट कर जाएगा और अटेंशन कहाँ चला जाएगा? कपड़ों पे, ना कि पर्सन के हाव-भाव पे, एक्टिंग पे, बातों पे जो तो इसीलिए आप मीडिया और ये वो में देखते हैं ना कि डार्क कलर का कोट पहना जाता है उन लोगों के द्वारा।
ठीक है? तो यहाँ तक हमने समझ लिया लॉ ऑफ गुड प्रेग्नेंसी, सारी चीज़ें गेस्टाल्ट में हमने समझ ली, लॉ ऑफ फिगर भी समझ लिया, ये कर लिया। अब एक चीज़ आती है इनसाइट लर्निंग, ठीक है? अब इनसाइट लर्निंग क्या होता है सर? ये जो इतने सारे लॉज हैं, ये सब मिलके क्या बनाता है इनसाइट दृष्टिकोण, ठीक है? अरे यार ये एक सेकंड प्लीज। दिन में क्लास लेने में बहुत दिक्कत होती है, दुनिया भर का जो है ना शोर मचते रहता है, कहीं कोई कुछ ठोक रहा है, कहीं कोई कुछ पीट रहा है। तो ये जो है इनसाइट लर्निंग के जितने लॉज हैं, ठीक है, ऑल लॉज कंबाइन टू मेक इनसाइट, इसको हिंदी में लिख लीजिए। जेस्टाल्ट के सभी नियम जेस्टाल्ट के सभी नियम मिलकर इनसाइट बनाते हैं। जेस्टाल्ट के सभी नियम मिलकर इनसाइट बनाते हैं और इन्हीं इनसाइट्स के द्वारा हमारी लर्निंग होती है। जेस्टाल्ट के सभी नियम मिलकर इनसाइट्स बनाते हैं और इन इनसाइट्स के द्वारा हमारी लर्निंग होती है। जैसे, ठीक है, लिख लिया इतना? हो गया सबका? चलो मान के चलते हैं कि हो गया। अब देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी था, ठीक है, ये क्या था? इनसाइट का फॉर्म था कि लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी के हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि जो प्रॉक्सिमिटी है, जो नजदीकी है, ठीक है, वो क्या है? ग्रुप्ड है। जहां पर नजदीकियां है, वहां वहां पर ग्रुप है। तो क्या ये टोटली गलत बात है क्या सर? नहीं, सही बात है ना। आप देखेंगे कि ऑफिस में भी जिन लोगों के बीच में नजदीकियां होती है, वो आपस में क्या होते हैं? ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, 3-4 लोगों का अपना एक ग्रुप होता है। इसमें वो चीजों को शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं, ट्रस्ट फॉर्मेशन होता है, बॉन्डिंग होता है ना? तो ये गलत तो नहीं है ना? ये प्रोसेस है, ठीक है? कहीं पे ये प्रोसेस हो सकता है काम ना करे, कहीं पे इस कारण से फ्लॉ हो जाए, दिक्कत हो जाए, कहीं पे इसके कारण से ट्रूथ अनकवर हो जाए। तो डिपेंड करता है कि कौन से सिचुएशन पे क्या है। जैसे कहते हैं ना कि कहीं पे अगर सुई का इस्तेमाल है तो वहां पे सुई सही चीज है, पर जहाँ पे तलवार का इस्तेमाल है वहां पे आप सुई लेके जाओगे तो सुई एक रॉन्ग चीज है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सुई सही या गलत है, गलत है कि किस जगह पे आप उसका इस्तेमाल करते हैं। उपयोग होता है, सदुपयोग होता है और दुरुपयोग होता है। तो बस यही वाली बात है कि कहाँ पे आप इन लॉज के कारण जो है फ्लॉज में फंस रहे हैं, दिक्कतों में फंस रहे हैं, कहाँ पे दुरुपयोग कर रहा है आपका माइंड इन लॉज का और आपको गलत निष्कर्ष पे पहुंचा रहा है। पहचानने की जरूरत वो होती है, और कहाँ पे इन लॉज के कारण आपको एडवांटेज मिल रहा है। तो इंसाइट जो बनता है, ठीक है, वो इंसाइट बन जाता है इन सारे लॉज को देख करके कि ऐसा ऐसा। जैसे ये है ना कि लॉ ऑफ गुड प्रेग्नेंस का सीधा मतलब समझिए खूबसूरती, है ना? माइंड क्या समझता है? जिस चीज को खूबसूरत समझता है उसको अच्छा समझता है। और जैसे लड़के हैं या लड़कियां हैं, लड़कियों को क्या लगता है कि जो लड़का खूबसूरत है, हैंडसम है, बोलने बोलने में अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, उसकी बातचीत करने का तरीका अच्छा, वो बहुत अच्छा लड़का है। सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है। अब अच्छा लड़का है या नहीं, ये तो उसके एक्शंस और थॉट प्रोसेस से पता चलेगा ना। ये इससे थोड़ी पता चलेगा कि वो कितना पॉलिश्ड है बाहर से। पर आप क्या करते हो? जज कर लेते हो। पेरेंट्स को देखेंगे आप, जैसे कोई भी लंबा चौड़ा एकदम लड़का है, पूरा हट्टा कट्टा और देखने में स्मार्ट है, सुंदर है, शारीरिक रूप रंग गठन उसका बहुत अच्छा है, तो पेरेंट तुरंत हवा हो जाते हैं, भाई कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा लड़का है। और आप आपका दोस्त रहता है तो आपको पता होता है कि भाई कितना लंपट है,
देखने से लग रहा है एकदम बहुत स्मार्ट, हैंडसम, बहुत बढ़िया, पॉलिश्ड, लेकिन ये कितना लंपट और भ्रष्ट है, मेरा दोस्त है, वो तो हम जानते हैं। अब पेरेंट्स को क्या बोलेंगे? हाँ, अच्छा लड़का है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है। पेरेंट्स को ये तो नहीं बोलेंगे कि लंपट है, ठीक है? और उसके बाद फिर क्या होगा? तो ये फिज़िकल वो चीज़ है। लड़कियों में भी आप सेम सेम देखो, है ना? कोई लड़की है, लंबी-चौड़ी, गोरी है, खूबसूरत है, बोली में मिठास है, बोलने में बड़ी अच्छी है, तो हर आदमी जो है ना एकदम चाहेगा कि नहीं, एकदम इसका इसका तो शादी ही करवा दो अपने घर के लड़के से, है ना? ममेरा भाई से करा दो, फुफेरा भाई से करा दो, कैसों करा दो, लेकिन इस लड़की को घर में लाओ। यही है लॉ ऑफ गुड प्रेग्नेंस। खूबसूरती देख कर के फिदा हो जाना कि भाई खूबसूरत देखे, खूबसूरत का मतलब है अच्छा। जबकि वास्तविक दुनिया में आप वास्तविकता है, आप लोग भी लड़कियाँ हैं, हमको लगता है कि आप लोग को भी इस बात से इत्तेफ़ाक रहा होगा, हमको तो ज़्यादा अनुभव नहीं है। इस बात का इत्तेफ़ाक रहा होगा, अनुभव रहा होगा कि जहाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरती और परफ़ेक्शन होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा कीचड़ और कचरा भी होता है। पता नहीं ऐसा है क्या? लड़कों में तो ऐसा है, लड़कियों में है ऐसा, आप लोगों को लगा है? नहीं सर। नहीं हाँ लगा सर। है? हाँ, एक को लगा, एक को नहीं लगा। चलिए, लड़कों में तो हमको ऐसा लगा। लड़की में भी होता है सर। हुँ, तो यही चीज़ है। तो क्या है कि वही लॉ ऑफ गुड प्रेग्नेंस के कारण क्या है, वहाँ पे आपका दिमाग हवा हो जा रहा है। सरकारी नौकरी वाला लड़का है, अब वो जो है, वो सोच रहा है कि हम भाई जीवन भर घोंचूगिरी किए हैं, केवल पढ़ाई किए हैं, कुछ किए नहीं है और हम बेस्ट फ़ॉर्म दिए हैं, बहुत अच्छे पैकेज उठा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब क्रैक किए हैं कॉम्पिटिटिव, हमको लड़की चाहिए हीरोइन, ठीक है। बाद में क्या होता है, सिर पीटता है। उसको लगता है कि हर चीज़ हम बेस्ट डिज़र्व करते हैं, तो लड़की भी हम बहुत सुंदर एकदम हीरोइन जैसे डिज़र्व करते हैं। हम बहुत कम एक्सपीरियंसेस देखे हैं ऐसा, तो हमको ऐसा अनुमान था कि ऐसा होता है, हम कन्फर्म नहीं कह सकते थे इस बात पे और किसी को इस बात पे खराब कह देना काहे कि एकदम फ्लॉलेस है, तो ये भी ठीक नहीं है। इसीलिए आप लोगों से पूछा। चलो इनसाइट्स एंड लर्निंग, तो इनसाइट्स इन सारी चीज़ों से हमारा ब्रेन क्या कर रहा है? इनसाइट बना रहा है, ठीक है? इनसाइट का मतलब क्या है? अंतर्दृष्टि। अरे राम! ऐसा हुआ, एहसास करना, रियलाइज़ करना है कि अच्छा ये ट्रुथ है। अब यहाँ देख लो, जो ब्रेन आपका रियलाइज़ कर रहा है ट्रुथ को, उस रियलाइज़ेशन में ट्रू कितना है ना ये प्रश्न की बात कि कितना ट्रूथ है सर जिसको ब्रेन रियलाइज कर रहा है और इसको लर्न कर रहा है लाइफ लेसन के रूप में कि भाई ऐसा होता है वैसा होता है। तो हमारा ब्रेन खुद ही गलती करने की मशीन है। तो यही लर्निंग को कोई आदमी 20 साल 30 साल तक कर रहा है और कह रहा है कि भाई मेरा अनुभव है, हम जीवन देखे, हम दुनिया देखे, हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते हो दुनिया। तो फिर क्या करेंगे आप? मुस्कुरा करके रह जाएंगे और फिर आप अपने मन में सवाल पूछेंगे, उससे तो नहीं पूछेंगे अच्छा इसीलिए इतने प्रॉब्लम में घिरे हुए हो, बहुत दुनिया देखी तुमने, अब फिर भी तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं है, सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? अगर इतनी दुनिया देख ली तो एटलीस्ट जो तुम्हारे हाथ में है वो तो सेटल्ड रहता। तो ये चीज़ें हैं कि अब इसको जो है ना इनसाइट लर्निंग की बात किसने की थी? अब देखो इनसाइट लर्निंग रीइंफोर्समेंट से अलग है। लर्निंग की जब हम बात करते हैं, इसको लिख लीजिए। कंडीशन हाँ, इनसाइट लर्निंग कंडीशनिंग वाली लर्निंग से अलग है। इनसाइट लर्निंग कंडीशनिंग वाली लर्निंग से अलग है। सर एक और रिपीट कीजिए। इनसाइट लर्निंग कंडीशनिंग वाली लर्निंग से अलग है। उसी को कंडीशन्ड लर्निंग भी कहते हैं, पर आप लिख लो कंडीशनिंग वाली लर्निंग। इनसाइट लर्निंग कंडीशनिंग वाली लर्निंग से अलग है। क्योंकि देखो वहाँ पे क्या हो रहा था कि आप कंडीशन कर रहे थे, ठीक है? आप स्टिमुलस रिस्पॉन्स के मॉडल पे कर रहे थे। बिहेवियर को सेट कर रहे थे एक पैटर्न पे, है ना? और उसको रिपीट करके आप या तो रिइंफोर्स करते थे या तो पनिशमेंट करके या विथड्रॉल करके उसको बिहेवियर को वीक करते थे। रिइंफोर्स करने का मतलब है मजबूत करना और वीक करने का मतलब है कि कमज़ोर करना उस बिहेवियर को, ठीक है? ताकि जब भी वो स्टिमुलस आए तो रिस्पॉन्स अलग आ पाए। बुरी आदत छुड़ाना है तो क्या करना है? बिहेवियर को वीक करना है। अच्छा आदत सेटल करना है, मेहनत करने के लिए सेटल करना है तो क्या करना है? कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज़ करना है, उसमें जो बच्चा अच्छा करे उसको प्राइज़ दे देना है। तो सब बच्चे जो सोचेंगे हमको भी प्राइज़ मिले, हमको भी प्राइज़ मिले, ठीक है? तो वो गुड बिहेवियर की तरफ प्रेरित होंगे। और जो बदमाशी करता है, ठीक है? नशा-नुशा कर रहा है क्लास में, लड़कियों पे कमेंट कर रहा है, उसको टीसी देना ताकि कोई भी दोबारा ऐसा हरकत ना करे, ठीक है?
तो उस तरीके से आप कंडीशन्ड लर्निंग को देखते हो। पर यहाँ पे कंडीशनिंग हो रही है क्या? नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, थॉट प्रोसेस से काम चल रहा है। थॉट प्रोसेस उसको देख करके क्या हो रहा है कि उसको ब्रेन इनसाइट में बदल रहा है और इनसाइट से सीख रहा है। मतलब ब्रेन में वो बल्ब जल रहा है एक टाइम, अच्छा ये ऐसा है, ओके, ब्रेन उसको कांस्टेंट मान लिया, उसको मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे हम लोग कहते हैं ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो हम लोग कहते हैं, इस चीज को ब्रेन ने मान लिया एक फॉर्मूला और तथ्य, इसके हिसाब से कैलकुलेट करने लगा आगे। तो वैसे ही इनसाइट्स क्या होती है? इनसाइट्स वो चीजें हैं, लिख लीजिए, इनसाइट्स वो चीजें हैं जिनको हमारा मन, इनसाइट्स वो चीजें हैं जिनको हमारा मन तथ्य मानकर बैठ गया होता है। जिनको हमारा मन तथ्य मानकर बैठ गया होता है, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर, इन्हीं तथ्यों के आधार पर मूल्यांकन एवं, इनसाइट्स वो चीजें हैं जिनको हमारा मन तथ्य मानकर बैठ गया होता है, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर वह मूल्यांकन एवं निष्कर्ष इत्यादि करता है। ठीक है, हो गया ना? हाँ हो गया। चलो अब जैसे देखो कि यहाँ पे एक इंसाइट क्या बनी कि जो जितना खूबसूरत होता है बाहर से देखने में एकदम फ्लॉलेस होगा, अंदर से वो उतना ही करप्ट होता है। हम लोग लड़के हैं तो हम लोग ग्रुप में ऐसे ऐसे लड़कों को देखे हैं ना, मतलब कि जिनको देख कर गए ना, मतलब आप बाहर से देखोगे तो लगेगा इतना अच्छा लड़का तो हो ही नहीं सकता, आज के टाइम में इतना बढ़िया व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। उसको मिलोगे, उसका स्किन इतना स्मूथ है, बाल इतना सही है, संस्कार इतना सही है, पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, ठीक है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, बोली से कभी उसका जो है ना, उसके बोली में कभी भी बुरापन नहीं झलकता है, एक एक आदत उसमें खराब नहीं है, पान पुड़िया सिगरेट दारू कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब लिटरली ऐसा कहा जाए ना कि ऐसा लगेगा उसको देख करके मिल कि देवता है भाई। तो हेल्थ अच्छा है, माइंड अच्छा है, बातचीत अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, और पर परिवार भी अच्छा है, स्टेटस भी अच्छा है। तो सर बच क्या रहा है? एक चीज बच रहा है, उसको देख करके आपको 440 वाट का झटका लग गया है। ऐसा भी आदमी हो सकता है, इतना खत्म हो सकता है, वो भी ऐसा आदमी हो सकता है। अगर कोई आदमी इतना खत्म है तो इसमें इतना इतना सद्गुण कैसे है, इतना अच्छा कैसे है? वही कोई आदमी नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसा लगेगा देखने में, तो आप देख के किया है कि बाकी साला नशेड़ी होगा। देखो चेहरा कैसा लगता है इसका, होंठ काला है, आंख सांवला है, आंख बड़ा बड़ा है एकदम, है ना, शरीर सूखा हुआ है, बस ये तो सही हो ही नहीं सकता है। और क्या पता वो रामचंद्र जैसा हो भीतर से, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, तो ऐसे हम लोगों ने माइंड में क्या किया कि एक इंसाइट बना लिया, कि एक इंसाइट क्या बन गया कि जो बहुत फ्लॉलेस और खूबसूरत दिखते हैं ना, उनसे थोड़ा बच करके, ज्यादातर टाइम में वो क्या होते हैं कि अल्टर ही निकलते हैं भीतर से। तो आपने ये इंसाइट बना ली और इसके आधार पे आप तथ्य और निष्कर्ष निकालोगे, तो कल को क्या होगा कि आप जहां ऐसे लोगों को देखोगे ना, शक की निगाह से देखोगे, तो उसी इंसाइट से आपकी लर्निंग हो गई, आपके मन में क्या हो गया, एक बैठ गया तथ्य। लेकिन एक्चुअल तरीका क्या होना चाहिए? ठीक है, आपको ये तथ्य पता है, ठीक है, आपको ये चीजें पता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, पर आप उसको एक बार वेरीफाई भी कर लोगे ना। आपको ये भी पता होना चाहिए, जैसे आपको पता है कि बहुत ज्यादा सुंदर या बहुत फ्लॉलेस दिखने वाले, बहुत जिन लोगों में एकदम अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक चार्म होता है, ठीक है, वो वो चार्म का सोर्स क्या होता है, वो चार्म कहाँ से आता है? जब हम लोग फ्राइड को पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि जिस चार्म में हम लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है, कि देखिए भाई इतना अट्रैक्टिव है, वो चार्म लिबिडो से आता है एक्चुअली। और लिबिडो कब एक्टिवेट होता है? जब उन चीजों में जो है, लिबिडो की एनर्जी, जब उन चीजों में व्यक्ति बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आम लोगों को ये चीज पता नहीं चलती, उनको बस लगता है कि भाई इतना परफेक्ट लग रहा है, इतना फ्लॉलेस लग रहा है, इतना एकदम मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ तो बात है बंदे, ठीक है। तो वो ऐसे ही एक्टिवेट नहीं होती है वो चीजें अपने एनर्जी सेंटर के अंदर। अदरवाइज क्या होता है, जो कॉमन पर्सन होगा ये होगा, वो नॉर्मल नॉर्मल सिंपल सिंपल सा लगेगा। तो वो जो चार्म है ना एकदम,
इर्रेसिस्टिबल चार्म, वो आ जाता है वहाँ से, फ्राइड महोदय के अनुसार। तो आपको ये चीज़ पता है, ठीक है? तो आपने एक तथ्य बना लिया इसको, लोगों को मूल्यांकन करने का। लेकिन जो ऐसे लोग होंगे उनके कुछ लक्षण भी तो होते होंगे, कुछ चीज़ें भी तो वो करते होंगे, जिससे पता चल जाता हो कि कोई आदमी ऐसा है कि नहीं है। तो यू विल लुक फॉर दोज़ सिम्पटम्स, ठीक है? आप ये नहीं देखोगे कि भाई इसका चार्म में कितना कुछ है, कितना अच्छा ही है, वो ना आप जाँच करोगे कि भैया अगर सुना तो है कि ऐसे लोग इस तरह के होते हैं, लेकिन क्या इस तरह के लक्षण इसमें पाए जाते हैं? फिर आप उससे बातचीत करोगे, थोड़ा नज़दीक होगे, जानोगे तो देखोगे कि हाँ भैया, इसमें तो एकदम 10 मतलब 100 के 100% लक्षण सारे पाए जा रहे हैं इसमें, वैसे लोगों की तरफ, जो गलत रास्ते पर होते हैं या फिर उनको ये रास्ता गलत नहीं लगता, उनको लगता है ये मौज-मस्ती का रास्ता है। पर इन जनरली आपको ये नहीं चलेगा। तो फिर आप समझ जाते हैं उन लक्षणों को देख कर के। पर अगर बिना उन चीज़ों को वेरीफ़ाई किए, आपने केवल सुनी भी बात कि हाँ भैया, जो देखने में सुंदर होता है, जो हैंडसम होता है, जो बढ़िया से बाहर से पॉलिश्ड होता है, वो भीतर से बहुत करप्ट होता है। ऐसे करके ही किसी को जो है ना, ऐसे करके मिसबिहेव कर दिया या फिर किसी को जज कर लिया, तो हो सकता है ना कि वो व्यक्ति वैसा ना हो। हो सकता है कि वो अट्रैक्टिव हो, वो चार्मिंग हो, पर वो भीतर से बिल्कुल वैसा ना हो, करप्ट ना हो। वो अपने मतलब उन चीज़ों को, ऑनर को लेकर के चलता हो। यही चीज़ है कि जब तथ्य है, तो तथ्य के साथ क्या है कि तथ्य को आपने इनसाइट समझ लिया, इनसाइट के हिसाब से निष्कर्ष करने लगे। ऐसा होता है ना आम जीवन में, ऐसा होता है। यही कह रहा है इनसाइट लर्निंग का प्रिंसिपल, ठीक है? कि इनसाइट लर्निंग ऐसे होती है। अब हमने आपको 2 चीज़ें बताई। एक बताई कि इनसाइट लर्निंग हमेशा सही नहीं हो सकती है, लेकिन ब्रेन काम ऐसे ही करता है। वो इन जनरल पुश करेगा समझने के लिए चीज़ों को वैसे ही। एक तथ्य बना लेगा ऑब्जर्वेशन करके और फिर उस तथ्य के आधार पे निष्कर्ष निकालेगा। अब पूछिए, बोलिए कि सर ब्रेन तो इतना मतलब इंटेलिजेंट चीज़ है, ऑर्गन है, इतना स्मार्ट चीज़ है, तो ब्रेन ऐसी गलतियाँ क्यों करता है? देखिए, गलतियाँ वही कहते हैं ना, हड़बड़ का काम शैतान का। जो भी हड़बड़ी करेगा, जो भी आदमी में हड़बड़ाहट बहुत ज़्यादा रहेगी, तो आप जान लीजिए कि अगर आप उसका हाथ थाम के जीवन में चल रहे हैं, तो आपके जीवन में गड़बड़-गड़बड़ ही होगा, ठीक है? वो आदमी गड़बड़ का ही कारण बनेगा, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से। और जिस भी आदमी में हड़बड़ाहट नहीं होगी, ठहराव होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, ठीक है? जो पॉज़ कर सकेगा। तो क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है कि हड़बड़ाहट क्यों होती है? क्योंकि हमारे ब्रेन का रिस्पॉन्स है, वायर्ड है। हम लोग जंगलों में शिकार करते थे, ठीक है? और शिकार होने से बचते थे, युद्ध करते आए हैं सब दिन से। तो हम लोग का ब्रेन सर्वाइवल मोड के लिए वायर्ड है। वो क्विक फैसले लेना चाहता है, वो जल्दी से जज करना चाहता है। आप जंगल में गए और वहाँ पे सामने जो है आपको एक टाइगर मिला। अब आपके हाथ में एक लाठी है या भाला है और सामने एक टाइगर है, तो सिचुएशन क्या है? आप भले ही अपने आप को बहुत वीर, धीर, बहादुर समझते हैं, लेकिन सामने जो है 200 किलो का टाइगर है, जिसके मतलब पंजे में इतना ज़्यादा वज़न है कि एक पंजा मार के वो आपके शरीर के 2 टुकड़े कर सकता है, फाड़ सकता है, ठीक है? इतना ज़्यादा फ़ोर्स वो अपने पंजे से जनरेट कर सकता है और आप उतना ज़्यादा फ़ोर्स अपने भाला से भी जनरेट नहीं कर पाएँगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, तो भैया सर्वाइवल के चांसेस टेक्निकली बहुत कम हैं। तो आप क्या करोगे? आप उसको देख रहे हो, टाइगर को देख रहे हो, टाइगर आपको देख रहा है। ना आप उसकी भाषा समझ रहे हो, ना वो आपकी भाषा समझ रहा है। और उतने ही देर में आपको जज कर लेना पड़ेगा कि क्या टाइगर हमको अटैक करने वाला है, उसके मूवमेंट से, उसके देखने के तरीके से, क्विकली। तो अगर ब्रेन क्विकली डिसीजन लेने के लिए वायर्ड नहीं होता, तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो सर्वाइव करने के लिए क्या करता है ब्रेन? क्विकली डिसीजन लेता है, क्विक डिसीजन लेता है और क्विक डिसीजन लेने में क्या होता है, वो लॉजिक और ऑब्जर्वेशन और तथ्य को भूल जाता है। वो सबसे पहले देखता है कि सर्वाइवल के लिए जो होगा हम वो करेंगे। जैसे साँप है, साँप भी बहुत तेज़ दिमाग का होता है, मतलब इंटेलिजेंट प्राणियों की गिनती में साँप आता है। लेकिन साँप को देखिएगा कि जैसे ही ह्यूमन से उसको खतरा लग गया तो वो पहले अटैक करेगा। अगर साँप को डर लग गया तो वो अटैक कर देगा। वो चांस नहीं लेगा कि आप उसको मारेंगे या आप ये करेंगे, वो करेंगे, आप करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं, कुछ कोई चांस नहीं लेगा। वो पहले अटैक ही कर देगा आपके ऊपर। गलती से भी पैर पड़ा हो तो वो डस लेगा, ठीक है? वो कोई चांस नहीं लेता स्नेक। तो क्यों नहीं लेता? क्योंकि उसका ब्रेन सर्वाइवल के लिए वायर्ड है। वो नहीं सोचेगा कि डिस्पाइट कि साँप इंटेलिजेंट बीइंग है, फिर भी वो नहीं सोचेगा कि ना कि हम देखें, हम परखें कि आदमी वाक़ई मार रहा है, क्या नहीं मार रहा है, ठीक है? ऐसे करके एकाध कोई स्पीशीज़ या फन-वन काट के थोड़ा देर के लिए आपको देख-वेख के लिए मौका दे दे, तो आप दया मनाइए कि फन-वन दिखा कर के जो है ना, फूँक-फाँक करके, फूँक-फाड़ करके रह गया, आपको भगा दिया। चांस दिया वो आपको कि बेटा निकलो यहाँ से। लेकिन वो भी फन-वन इसीलिए काढ़ा क्योंकि उसको डर लग गया।
आप उसके डर को दूर करो, आप वहाँ से निकल जाओ, उसको भी वहाँ से निकलने दो, वो कुछ नहीं करेगा। साँप का आहार आप नहीं है, फूड आप नहीं है, साँप आपको खा नहीं पाएगा डसने के बाद भी। और साँप जब अपना ज़हर वेस्ट कर देता है, तो भी उसको दिक्कत होती है, ठीक है? वो बेचारा अपना ज़हर आपके ऊपर वेस्ट कर दिया, तो अब जो शिकार करने जाएगा तो उसके पास ज़हर आएगा कहाँ से? अब उसको वेट करना पड़ेगा 4 दिन, 5 दिन तक, 5 दिन तक, 6 दिन तक उसको भूखे रहना पड़ता है। तब जाके उसका ज़हर बिल्डअप होता है, तब वो किसी शिकार को जो है काटेगा और वो शिकार इनकैपेसिटेट होगा तब उसको खा पाएगा। तो साँप भी जल्दी काटना नहीं चाहता है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ है, लेकिन उसको खतरा लगेगा तो वो क्या करेगा, तुरंत जो है अटैक करेगा। तो क्विक डिसीज़न लेने का है ना वो ब्रेन में, ये इवोल्यूशनरी है और इसी के कारण से हम लोग वैसे एकदम फटाक से जल्दी-जल्दी तथ्य बनाते हैं, जल्दी-जल्दी उसके हिसाब से निष्कर्ष बनाते हैं और रिश्तों को कोर्ट रूम बना देते हैं, अपने घर के रिश्तों को और यहाँ हम ऐसे करें। और जिस आदमी में ठहराव होता है, जिसमें स्थिरता होती है, जो चुपचाप देख रहा होता है, सुन रहा होता है ठहर के, उसको अगला क्या समझता है कि क्या हो गया? बोलती बंद हो गया? क्या हो गया? चुप हो गया? अगला सोचता है कि भैया तुम हमको कोर्ट रूम बना के तुम कटघरे में खड़ा कर दिए हो। दूसरे तरीके से देख भी नहीं रहे हो, सुनने समझने की स्थिति में नहीं हो। हम चुपचाप हैं, तो तुम कह रहे हो कि बोलती बंद हो गया ना। देखिए, हम सही बोल रहे थे ना। तो तुम्हारी खामोशी को क्या करेगा? तुम्हारी हार की तरह ले लेगा। तो ऐसे हड़बड़ैया एकदम आदमी सबसे क्या जितना बचो उतना बढ़िया, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करके रखो कि ज़्यादा इन्वॉल्व ही ना होना ऐसे आदमी से। तो क्या है कि इनसाइड लर्निंग, ठीक है? ठहराव नहीं है, इनसाइड लर्निंग पे पूरा ज़्यादा वो फ़ोकस कर रहा है और उसी के हिसाब से चल रहा है। यही सब चीज़ ना हम लोग को बूढ़ा बनाती जाती है समय से पहले। दिमाग पहले बूढ़ा हो गया, दिमाग बूढ़ा हुआ तो दिल बूढ़ा हो गया, दिल बूढ़ा हुआ शरीर बूढ़ा हो गया। इनसाइट लर्निंग का प्रिंसिपल किसने दिया था? इनसाइट लर्नर की बात की थी कोहलर ने, ठीक है? अब इनसाइट लर्निंग क्या है? इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। लिख लीजिए, इनसाइट लर्निंग इन्फॉर्मेशन को मन में ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। इनसाइट लर्निंग मन में इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। इनसाइट लर्निंग मन में इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। जैसे मान लीजिए आप लाइब्रेरियन होते, तो आपके पास बहुत सारी किताबें होती, तो आप उन किताबों को देखते, कौन से सब्जेक्ट का है, कौन सा स्टैटिस्टिक्स का किताब है, कौन सा न्यूरोसाइकोलॉजी की किताब है ना? तो उनको अलग-अलग खानों में, अलग-अलग जगहों पर आप वितरित करके रखते, डिस्ट्रीब्यूट करके, है ना? अलग-अलग सेक्शंस में रखते। तो इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। प्रॉक्सिमिटी के आधार पे, गुड प्रेग्नेंस के आधार पे, कंटिन्यूटी क्या के आधार जी, ऑर्गेनाइज करने का दिखा दीजिए तो कोई, हम थोड़ा-सा स्लिप कर गया मेरा माइंड। एक एक तरीका है। तरीका है ठीक है। इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है। हाँ, तो ये क्या है कि इनसाइट लर्निंग क्या-क्या है? अब जैसे इनसाइट लर्निंग के बारे में जब नेट में क्वेश्चन आएँगे या किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएँगे, तो आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है? कि इनमें से इनसाइट लर्निंग क्या-क्या है और क्या नहीं है? तो इसमें से वही होगा ए, बी, सी, ए और बी ओनली, बी और सी ओनली। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना चाहिए कि इनसाइट लर्निंग वाक़ई में क्या है। इसीलिए तो लिख लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। कोहलर नाम के एक व्यक्ति थे, हम बोर्ड पे नाम लिख दिए KOH एलियार, वो भी लिख लीजिए नाम इनका। इनसाइट लर्निंग में कोहलर का नाम आता है। मैच द फॉलोइंग वगैरह समय पूछा जाता है ये सब। उसके बाद लिख लीजिए, कोहलर महोदय ने कहा कि वस्तुओं के गुण के हिसाब से वस्तुओं के गुण के हिसाब से हमारा मन इनसाइट्स पैदा करता है।
वस्तुओं के गुण के हिसाब से हमारा मन इनसाइट्स पैदा करता है और इन इनसाइट्स के मदद से वस्तुओं के गुण के हिसाब से हमारा मन इनसाइट्स पैदा करता है। तेजी से लिखते चलिए। और इन्हीं इनसाइट्स के अनुरूप सर आप अभी अंडरस्टैंडिंग। बोले इनसाइट के मदद से। हाँ वही है, एक बात है, मदद से अनुरूप, ठीक है, मदद से अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे लिख लीजिए यहाँ रीइंफोर्समेंट, रिव्यू। इसी में ना सर? हाँ, इसी में नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए या पैराग्राफ चेंज करके। यहाँ रीइंफोर्समेंट, कॉमा रिव्यू, कॉमा ट्रेनिंग, रीइंफोर्समेंट, कॉमा रिव्यू, कॉमा ट्रेनिंग, कॉमा इन्वेस्टिगेशन। जरूरी नहीं होता। इस लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, अगर लाल कलम है या हाइलाइटर है तो उससे भी कर सकते हैं, स्टार भी मार लीजिएगा। जरूरी नहीं होता। क्या क्या जरूरी नहीं होता? रीइंफोर्समेंट, रिव्यू, ट्रेनिंग और इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का हिंदी अर्थ जांच भी होता है। अब देखो, जो चीज इंसाइट हो गई, ठीक है, ब्रेन ने उसको तथ्य मान लिया, उसको सत्य मान लिया, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे जातिवाद। जातिवाद का जो है आधार क्या है? यही तथ्य है ना। सब देखिएगा कि हर एक जाति के बारे में कुछ कुछ तथ्य जो है फैलाया गया है, ठीक है। बनिया के बारे में अलग है, ठीक है, सबके बारे में अलग है, राजपूत के बारे में अलग है, यादव के बारे में अलग है, ब्राह्मण के बारे में अलग है, भूमियार के बारे में अलग है, राजपूत के बारे में अलग है। पहले तो जबरदस्ती का आदमी को ना एक अननेचुरल, मतलब आदमी को मेल फीमेल ट्रांसजेंडर में बांटा जाए तो समझ में आता है। आदमी को स्किन कलर के हिसाब से बांटा जाए तो समझ में आता है। आदमी को लैंग्वेज के हिसाब से बांटा जाए तो समझ में आता है। एक हवाई क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हवा में है, रियल में कुछ है भी नहीं, कुछ लेना देना भी नहीं है, ठीक है। आप जिसको ग्वाला कह रहे हो वो गाय का काम कर भी नहीं रहा है, वो ऑफिस में बैठ के क्लर्क का काम कर रहा है, तो भाई काय का ग्वाला हो गया वो, है। जिसको आप बढ़ई कह रहे हो तो उसको बढ़ई मतलब उसको एक कील ठोकने नहीं आता, और आज से नहीं आता है, 3 पीढ़ी पीछे तक जो है उसका कोई भी आदमी कील नहीं ठोका है, तो काहे का बढ़ई भाई, है ना। जिसको आप ब्राह्मण कह रहे हो तो वो जो है क्या कर रहा है कि डेली डेली मांस मछली खा रहा है, एक कुछ उसको मतलब संस्कृत भी उसको नहीं आ रहा है, तो काहे का ब्राह्मण हो गया भाई। तो एक ये हवाई क्लासिफिकेशन है, मतलब कहते हैं ना कोई चीज नहीं हो करके भी है और उसका प्रेजेंस ऐसा लग रहा है कि मतलब उससे चीजें डिटरमाइन हो रहे, तो एकदम फालतू की बात। अब कह रहा है कि ठीक है, जैसे सुनिएगा कि ये चीज कह रहा है कि कोयरी कुशवाहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कोयरी कुम्हार उछली उछली खुदरापा, मतलब कि क्या करता है, आपस में लड़ाई झगड़ा करता है और खाली जो है खेती किसानी तक जो है सीमित रह जाता है, जमीन की लड़ाई झगड़ा करता है और सारा डेवलपमेंट अपना कुछ नहीं करता है, बस खाली खुदरा पाते रहेगा खेत में जीवन भर। तो ये करके जो है कहा जाएगा, तो ये कहा गया। पर क्या है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन क्रैक कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यादव के बारे में कहते हैं घुटना में बुद्धि होता है। अरे भाई, जो चरवाहा होगा कभी, तो कोई भी चरवाहा का काम करेगा जिसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, पहाड़ों पे जाकर के जो है गाय बकरी चरा रहा है, जो भी ट्राइब होंगे उस तरीके के, तो उनको मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पता नहीं होगा। वो तब की बात थी, आज से जो है 1000 साल पहले की बात थी। अभी तो देखो कि क्या नहीं है, ओलंपियाड में नहीं है कि कहाँ नहीं है, किस चीज में नहीं है। तो ये जो फिर भी ये जो फैक्टर चले आ रहे हैं कि जिसको कहते हैं तथ्य वाली बात, है ना, कि तथ्य है, ब्रेन क्या किया उसको इनसाइट लर्निंग के रूप में ले लिया है, ठीक है, तथ्य वाला। अब क्या है कि बायस्ड थिंकिंग कर रहा है। अब कोई आदमी आपको वैसा दिख गया, आदमी तो सभी जाति में बेवकूफ है और सभी जाति में होशियार है, ठीक है।
तो कोई ये तो नहीं कह रहा है जिसको बेवकूफ़ कहा जा रहा है कि कोई ये तो नहीं कह रहा है कि देखो ये इतना होशियार है नहीं। अब बेवकूफ़ आदमी उस जाति में अगर कोई दिख गया तो कह रहा है कि नहीं देखो पूरा जाति ही ऐसा है, ठीक है? कोई एरोगेंट आदमी अगर राजपूत में दिख गया तो कहता है देखो राजपूत है, इसीलिए एरोगेंट है। ऐसी चीज़ें आप देखते हैं। तो ब्रेन क्या कर रहा है? उन चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा है किसी का? नहीं कर रहा। रिइंफोर्स हो रही है वो चीज़ें, रिइंफोर्स होने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बार बस किसी को देख लिया कि एकदम जो है एकदम मूर्ख था, एकदम ढीठ था, बेहुदा था और खाली लाठी की बात करता था और उसका टाइटल यादव निकल गया, तो बस हो गया कि सारे यादव ऐसे ही होते हैं। फिर वो भूल जाएगा कि भाई 99 लोग जो मुझे यादव मिले थे, वो बहुत स्मार्ट थे, बहुत बुद्धिमान थे, बहुत अच्छे थे। उसको वो भूल जाएगा। कुशवाहा मिल गया, आपस में लड़ रहा है, ठीक है? खेत के लिए लड़ रहा है, 2 कुशवाहा देखो कुशवाहा होता है, ऐसा होता है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखो इस केस में क्या-क्या चीज़ें मैंने लिखाई थी, 3-4 चीज़ें लिखाई थी ना, रिव्यू नहीं होता, ट्रेनिंग नहीं होती, इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। तो उस इनसाइट को जो ले लिया माइंड में, तो अब ना उसका रिव्यू करेगा तो पाता कि भाई 99 में 1 ठो हमको ऐसा मिला और उसके आधार पे जो है इसको ये मान लिया। ट्रेनिंग अगर की जाती, उसको दिखाया जाता है कि देखो, तुम जो कह रहे हो ना ऐसा-ऐसा है, किसी जाति के बारे में जो ये तुम ये चीज़ बना रहे हो, देखो, कोई व्यक्ति है ये बहुत विनम्र है और ये राजपूत है, ठीक है? कोई व्यक्ति है ये बहुत मतलब एकदम धार्मिक नहीं है, नास्तिक है और ये ब्राह्मण है, ठीक है? कोई व्यक्ति देखो वो कितना मतलब बुद्धिमान है, कितना तेज है और वो यादव है। और कोई व्यक्ति है जो यूनिटी की बात करता है, पूरे गाँव को अपना आर्मी बना कर के रखा है, आपस में लड़ता नहीं है, वो कुशवाहा है। तो जब ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आप उसको दिखाएँगे और एक नहीं बहुत सारे दिखाएँगे तो क्या होगा ट्रेनिंग का पार्ट होगा, तब उसको समझ में आएगा अरे यार रियलिटी तो कुछ और है। तो पर क्या जातिवादी इन्फॉर्मेशन को इस चीज़ से मतलब है? रिव्यू होता है? नहीं। ट्रेनिंग होता है? नहीं। इन्वेस्टिगेशन किया जाता है? नहीं। तो ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। नीचे आप लिख लीजिए उदाहरण के लिए जातिवादी सोच। तो इसको तोड़ेंगे कैसे? इसको वैसे ही तोड़ेंगे। ऐसी सोच और ऐसी बुद्धियों को हम लोग कैसे तोड़ेंगे? वैसे ही तोड़ेंगे। रिव्यू, ट्रेनिंग, इन्वेस्टिगेशन ये चीज़ें करेंगे। आदमी को आदमी से दोस्ती होता है। कभी कोई किसी का आज तक जाति पूछा है कि किस जाति से हो? दोस्ती करने के पहले? नहीं ना पूछा है। दोस्ती हो जाती है, नेचर के कारण होता है। अरे भाई नेचर सेम है तब तो दोस्ती हुई। तो ये चीज़ है इनसाइट लर्निंग का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब नीचे लिखिए, लर्निंग में गेस्टाल्ट का महत्व। इसको हेडिंग दीजिए, ठीक है? लर्निंग में गेस्टाल्ट का महत्व। अब गेस्टाल्ट को देख के क्या लग रहा है? गेस्टाल्ट को देख के ये लग रहा है कि सर ये तो लर्निंग की एक थ्योरी निकल गई। बिल्कुल, ये लर्निंग की ही एक थ्योरी है। जैसे कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग की एक थ्योरी थी, वैसे ही गेस्टाल्ट भी लर्निंग की ही एक थ्योरी। अब लिखिए, गेस्टाल्ट एक लर्निंग की थ्योरी है जो गेस्टाल्ट एक लर्निंग की थ्योरी है जो हमारे माइंड के दृष्टिकोण पर फोकस करती है। ठीक है? जो हमारे माइंड के दृष्टिकोण पर फोकस करती है। इसी के बारे में हम कहते हैं, बार-बार मेरे मुँह से गोस्वामी तुलसीदास का लिखा एक ये टर्म निकलता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आपकी भावना, आपका दृष्टि, आपका दृष्टिकोण जैसा होगा, आप चीज़ों को उसी नज़रिए से देखेंगे। जैसे हमसे बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि क्या वाक़ई मतलब जो मतलब बच्चे हैं, छोटे भाई टाइप के, यंग एज के हैं, तो वो लोग हमको एक तरीके से सलाह लेने के लिए जो है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा पूछते हैं। खूब टाइम लेते हैं मेरा डिस्कशन में, भैया ऐसे, भैया वैसे, ये वो, क्या है ऐसे-वैसे। तो इसमें से एक क्वेश्चन हमको बहुत ज़्यादा आता है, ये मतलब यंग लड़कों का, क्या लड़का और लड़की वाक़ई दोस्त हो सकते हैं क्या? तो इसका आंसर क्या है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तिन तैसी। ये लोगों के इंडिपेंडेंट वैल्यू पे है, उनके सोच पे है, उनके माहौल पे है। अगर तुम्हारे माहौल में ऐसा है
कि तुमने नहीं देखा है एक स्वस्थ साफ-सुथरा रिलेशन, ठीक है? आस-पास के लोग तुम्हारे इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं, तो तुम्हारा बिलीफ सिस्टम इसी बात पे बने है कि नहीं लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारा बिलीफ कहाँ से चैनलाइज़ हुआ? उस एनवायरनमेंट से। पर अगर तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा है कि तुमने अपने फैमिली में ऐसा देखा है, अपने आस-पास ऐसे देखा है कि हाँ, दोस्त हो सकते हैं, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे से दोस्ती, सामने से दोस्ती और पीछे से जो है ना, दोस्ती से ज़्यादा चल रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप वैसे एनवायरनमेंट में रहे होंगे, आपने वैसा देखा होगा, आपने एक हेल्दी वे में चीज़ों को देखा होगा, तो आपको लगेगा कि हाँ, क्यों नहीं हो सकते? व्हाई नॉट? तो ये यही वाली चीज़ें हैं। पर डिपेंड करता है और जहाँ आपने देखा होगा कि लोगों ने दोस्ती का नाम देकर के खाली दुरुपयोग किया है, करनी थी मस्ती तो नाम दे दिया दोस्ती, ठीक है? कि भैया दाग भी ना लगे और काम भी होता जाए। तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहोगे तो यही चीज़ है, माइंड का पर्सपेक्टिव। माइंड लर्न कैसे करता है? पर्सपेक्टिव के हिसाब से। अब जो लड़का ये सवाल पूछ रहा था, ठीक है? अब उसने क्या हुआ कि उसके जीवन में ऐसी लड़कियाँ आस-पास दिखी होंगी दोस्त, जो कि बताती होंगी कि जो है कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है, दोस्त है, दोस्त है। 4-5 होगा जो कि सबको बताती होंगी सब मेरा दोस्त है और इस लड़के को कुछ और ही पता चल रहा है। जब ये उसको काउंटर करता है तो बोलती है हाँ, तो क्या हो गया दोस्त ही तो था, तो दोस्ती में तो इतना चलता है। अब ये जो कह रही है दोस्ती में जितना चलता है, वो इसके सीमा को तोड़ रहा है, उसके बॉर्डर का तार काट रहा है कि भाई दोस्ती में इतना कैसे चलता है? तो हमसे आके पूछता है कि भैया क्या दोस्ती में इतना चलता है? बोले बिल्कुल नहीं चलता मेरे भाई। तो अगर बॉर्डर का तार काट रहा है, तो फिर वो क्यों काट रहा है ये समझो। तो उसके बाद बोलता है कि आज के बाद हम जो है ना उस लड़की से दोस्ती भी नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। बोला बहुत अच्छा, तुमको कौन बोलता है किसी भी लड़का या किसी भी पुरुष को लड़की से दोस्ती करके क्या हासिल हो जाएगा जीवन में? कुछ भी हासिल नहीं होगा, ठीक है? कोई फायदा नहीं है। क्यों क्यों कोई लड़की से दोस्ती करेगा? तुमको क्या मिल जाएगा उससे? ऐसा क्या तुम सीख लोगे लड़की से जो तुमको जीवन में काम आएगा? कुछ नहीं। तो भैया अपने काम पे ध्यान दो। जैसे लोगों से मिलते-जुलते दोस्ती करते हो नॉर्मल वैसे ही उनको भी रखो। क्यों उसके पीछे जाना है तुमको? स्पेशल कंसिडरेशन क्यों देना है उसको? क्या मिल जाएगा तुमको जीवन में उससे? कुछ भी नहीं। उल्टा तुमको एहसास होगा कि तुमको सब कुछ देना ही पड़ेगा उसको, ठीक है? तो जब देने की बात आएगी, जब गिवर बनोगे तब देना, अभी से क्यों दिमाग लगाना उसके पीछे? तो ये जो चीज़ हो गई कि तुमने जो लगाया, ठीक है, माइंड का पर्सपेक्टिव तुम्हारा क्या हुआ? कि भाई लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते। उस पर्सपेक्टिव को चेंज किसने किया? तुम्हारी बुरी संगत ने चेंज किया। तो तुम्हारा माइंड लर्न कर गया उन चीज़ों से, ठीक है? तो तुम्हारा जो दृष्टिकोण है, उसको तुम्हारा माइंड लर्न करता है। लर्न करके एक तथ्य बना देता है और फिर उस तथ्य के हिसाब से तुम चलते हो, ठीक है? तो यही वाली चीज़ है। तो लास्ट सेंटेंस जो हम लिखाए थे वो क्या था एक बार हमको बोलिए तो? यह एक लर्निंग की थ्योरी है जो हमारे माइंड के दृष्टिकोण पर फोकस करती है। हाँ, ठीक है। दृष्टिकोण को हाइलाइट कर लीजिए वर्ड को। तो हाँ, अब देखिए 2 लर्निंग की थ्योरीज़ हम लोग जान रहे हैं, एक क्लासिकल और कंडीशनिंग वाली और एक ये दोनों कितनी अलग-अलग है। अब वाटसन कहता था कि नहीं केवल कंडीशनिंग ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। तो वाटसन को लोग क्यों नहीं बोले कि तुम गधे हो, कुएँ के मेढक हो, बेवकूफ हो तुम, है ना? तुम कह रहे हो कि जो हम जानते हैं वही सच है, बाकी कुछ नहीं है। क्लियर कट हो गया? यहाँ तक है, इसका लर्निंग का यही चीज़ है। अब इसके बाद जो है ना एक फ्रिट्ज पर्ल्स नाम के व्यक्ति आते हैं। इस इनका नाम लिख लीजिए, ठीक है? जेस्टाल्ट थेरेपी लिखिए, डैश देके लिखिए फ्रिट्ज पर्ल्स। इसका नाम हम लिखा देंगे फ्रिट्ज पर्ल का स्पेलिंग। पहले लिख लीजिए जेस्टाल्ट थेरेपी, जेस्टाल्ट थेरेपी। फ्रिट्ज पर्ल्स। तो फ्रिट्ज पर्ल्स है। तो इन्होंने जो है ना इस टर्म का आविष्कार किया जेस्टाल्ट थेरेपी का। इन्हीं का नाम जुड़ा हुआ है। तो इसके जो है ना ये शब्द इन्हीं के देन है। तो आप लिख सकते हैं, शब्द इन्हीं की देन है ऐसे करके फ्रिट्ज पर्ल के बारे में। 1940 और 50 के बीच में
ठीक है। 1940 से 50 के बीच में के दशक में जो इन्होंने काम किया था, इनकी वाइफ का नाम था ये पर्ल्स। ठीक है, LAURA पर्ल्स। तो ये इनकी वाइफ का नाम है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या किया है, ये पर्ल्स दंपति ने जो है जेस्टाल्ट थेरेपी बनाया है। तो जेस्टाल्ट थेरेपी में ये पर्ल्स की ही देन है कि कहते हैं ना कि सम ऑफ पार्ट्स इज लेसर देन द होल। ठीक है, या होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्ट्स। तो ये जो है फ्रिट्ज पर्ल्स महोदय ने बनाया है। अब अगर ये थोड़ा समझने वाली चीज है, अगर आप लोग का माइंड समझने वाले शेप में अभी तक है तो बोलिए, हम पढ़ाएंगे, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। क्या करना चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि मेरा माइंड समझाने वाले शेप में है अभी। समझा आप दीजिए लोग ठीक है। तो अब देखो, ये थोड़ा सा अलग है जो पहले हम लोग लर्निंग से पढ़े, कि ये क्या होता है। ये कह रहा है कि जो आप अलग अलग थ्योरीज बना दिए ना इसका, प्रॉक्सिमिटी का, प्रेग्नेंस का, ग्राउंड का, फिगर का, तो चीजों को टुकड़ों में बांट के हम देखने लगे। तो इनका कहना है कि ह्यूमन बीइंग क्या है, ये कंप्लीट है, एक होल है, एक समूचा है व्यक्ति। ठीक है, जैसे एक इकोसिस्टम है, उसको वैसे देखो। ह्यूमन बीइंग को ऐसे मत देखो कि हड्डी है, मांस है, किडनी है, ये वो। ये सब जब आपस में वर्क कर रहा है एक साथ, तो उसको उसके कंप्लीटनेस में देखो। ठीक है, उसको उसकी पूर्णता में देखो। तो अब आप लिख लीजिए, पर्ल्स दंपति ने, बोले सर? पर्ल्स दंपति, PERLS, पर्ल्स दंपति दोनों थे ना ये, क्या नाम है, फ्रिट्ज पर्ल्स और LAURA पर्ल्स। ठीक है, तो ये दोनों जो दंपति है, तो ये क्या होते हैं, इनके हिसाब से हम कह रहे हैं पर्ल्स दंपति। ठीक है, तो पर्ल्स दंपति ने मानव स्वभाव एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को, मानव स्वभाव एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को टुकड़ों में, मानव स्वभाव एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को टुकड़ों में तोड़कर देखने की बजाय, टुकड़ों में तोड़कर देखने की बजाय उसे उसकी संपूर्णता में, टुकड़ों में तोड़कर देखने की बजाय उसे उसकी संपूर्णता में देखने का प्रयास किया। संपूर्णता में देखने का प्रयास किया। देखने की वकालत की लिखिए, प्रयास नहीं, देखने की वकालत की। संपूर्णता में देखने की वकालत। इनका कहना था, जैसे ह्यूमन बॉडी, एक एनालॉजी हम ले रहे हैं, लिख लिया ना सब लोग। जी हाँ सर। सर बहुत। तो ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी को आप देखोगे कि भाई किडनी है, किडनी ऐसे काम कर रहा है, लीवर है, लीवर ऐसे काम कर रहा है, अलग अलग देखोगे, या पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी देखोगे जिसमें अलग अलग सिस्टम है और सब एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अब अगर लीवर सही से काम नहीं करेगा, ठीक है, तो जिस व्यक्ति का लीवर शुरू से कमजोर रहेगा, सही से काम नहीं करेगा, तो उसको ध्यान देना होगा किडनी पे, उसको पानी ज्यादा पीना होगा, क्योंकि तुम्हारे लीवर में एसिड कम प्रोड्यूस हो रहा है। जब एसिड कम प्रोड्यूस होगा और तुम ज्यादा मिनरल वाला फूड खाओगे, ठीक है, ज्यादा प्रोटीन वाला फूड खाओगे, जो भी हैवी डेंसिटी फूड है, जैसे राजमा वगैरह ये सब है, प्रोटीन वाला फूड ज्यादा खा रहे हैं, मिनरल वाला फूड ज्यादा खा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको सेहत बनाना है। सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जिस व्यक्ति का लीवर कमजोर है, उसका सबसे बड़ा दिक्कत है, मतलब उसको सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब वो नाजुक होगा उसका स्वास्थ्य। उसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो अन्य लोगों की तरह जो है ना, वो खान पान के मामले में जिंदगी नहीं जी सकता है जब तक उसका लीवर मजबूत ना हो। हालांकि लीवर मजबूत करने का तरीका है, कालमेघ वगैरह औषधियां हैं आयुर्वेद में, लेकिन एलोपैथिक कोई तरीका नहीं है, वो टेम्पररी है। आयुर्वेदिक तरीका परमानेंट है। तो लीवर क्या करता है कि लीवर एसिड प्रोड्यूस करता है, आपके बॉडी का एसिड फैक्ट्री है वो। ठीक है, एक तरीके से समझिए, बाइल जो है ना, एसिड फॉर्मेशन में मदद करता है। तो जो भी आप खाना खाएंगे उसको क्या करेगा, एसिड गलाएगा। तो अब खाना में हैवी मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन क्या है, हैवी मॉलिक्यूल्स है, मिनरल्स क्या है, हैवी मॉलिक्यूल्स है। आप खा लिए, आपका लीवर कमजोर था तो आप पतले दुबले हैं, ठीक है,
आपका शरीर उस हिसाब से लंबा-चौड़ा नहीं है क्योंकि आपका लीवर कमज़ोर है। आप दैत्य की तरह खाना खा के नहीं पचा सकते। आपको हल्का-फुल्का साग-सब्ज़ी ये सब पचेगा, मतलब कम न्यूट्रिएंट वाला खाना जो है आपको चलेगा आपके बॉडी। पर एक दिन आपको इच्छा होती है, यार मेरा शरीर तो सब दिन ऐसे ही रह जाएगा। सब आपको घर के लोग कह रहे हैं, "ये तुम खाता नहीं।" अब आप उसको क्या बताएँगे, भैया मेरा खा के ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगा। तो मानेगा नहीं, आप भी कन्विंस हो गए, ठीक है? जिम-विम भी गए, जिम ट्रेनर भी बोला कि तुम खाओगे ही नहीं तो कैसे होगा जी? बस अगले दिन से लाए ड्राई फ्रूट उठा कर के, ठीक है? पूरा एकदम फुल फैट मिल्क लाए, ड्राई फ्रूट लाए, राजमा लाए, पूरा फुलाने लगे, खाने लगे, सोयाबीन लाए, पूरा एकदम हेवी डाइट बॉडी को देने लगे और 1 महीना के बाद किडनी में हो गया स्टोन, ठीक है? क्यों हुआ? दिक्कत तो लीवर में थी सर, किडनी में क्यों दिक्कत हो गया? दिक्कत इसीलिए हुआ कि बॉडी बाइल प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। जब तक बॉडी पर्याप्त एसिड नहीं प्रोड्यूस करेगा, तब तक आपका क्या होगा, प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल है, जो मिनरल का मॉलिक्यूल है, उसको तोड़ नहीं पाएगा। तो जब तोड़ नहीं पाएगा वो मॉलिक्यूल को, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा कि वो बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो बॉडी उसको क्या समझेगा? वेस्ट समझेगा। वेस्ट को फ़िल्टर कौन करता है? किडनी करता है। तो जो आपका अनफिनिश्ड बिज़नेस है, जो ऐसा फूड है, जिसको बॉडी ने एब्ज़ॉर्ब नहीं किया, वो क्या करेगा? किडनी में जाके जमा होगा। किडनी में जाके जो है अचानक से किडनी का लोड बढ़ गया। किडनी क्या है? फ़िल्टर है, ठीक है? फ़िल्टर में बहुत ज़्यादा जो है बालू का कण आने लगा, तो एक जगह जमा होने लगा, बन गया जमा होकर के स्टोन। जो मिनरल आपका बॉडी एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाया, ठीक है? वो वहाँ फ़िल्टर में जमा हो गया, स्टोन बन गया आपको, ठीक है? ये खुद का मेरा मेरा भी कहानी हम बता रहे हैं, मेरा यही कहानी है। हमको स्टोन हो गया था, जब हुआ हमको तो समझे स्टोन कैसे हो गया? तो पूरा स्टडी किया तो समझ में आ गया, अच्छा लीवर के कारण हुआ। तो ऐसे लोगों को क्या करना है? हल्का खाना है, साग-सब्ज़ी ज़्यादा खाना है अगर आपका लीवर मजबूत नहीं है तो, और पानी भरपूर पीना होगा। खूब पानी पीना होगा आपको अगर रिच डाइट खा रहे हैं तो। और रिच डाइट खा रहे हैं तो आपको अग्निवर्धक खाना होगा। जैसे हम हैं तो हमको पाचक खाना होगा, ताकि पाचक में खट्टा होता है, एसिड होता है, बाइल की कमी को वो पूरा कर दे। तो इस तरीके से करके आपको मैनेज तो ये जो मेरा पूरा बॉडी था, ये क्या केवल लीवर की बात थी? केवल किडनी की बात थी? नहीं। किडनी था, लीवर था, मेरा ईटिंग बिहेवियर था, मेरा अंडरस्टैंडिंग था। तो सब मिला के संपूर्णता में आप देखोगे तब पता चलेगा कि जो एक हेल्थ का कंडीशन है या जो भी है, वो इस तरीके से है। इस मतलब ऐसे करके। तो जिस टाइम स्टोन हो गया, तो उस टाइम क्या करते? मतलब दर्द हुआ, पास आउट भी हो गया, लेकिन जैसे हमको समझ में आया कि ये स्टोन का दर्द है, नींबू गार-गार के इतना पीना शुरू कर दिए, बॉडी का एसिडिटी इतना ज़्यादा बढ़ा दिए कि अब एट लीस्ट जो है ना वो स्टोन और बड़ा ना हो, उसपे और ज़्यादा डिपॉज़िट ना हो जाए, फ़िल्ट्रेशन के कारण। सारा प्रोटीन बंद कर दिए, सारा मिनरल रिच डाइट बंद कर दिया, खाली कार्ब खा रहे थे, केवल कार्ब और पानी। तो उसके बाद क्या हो गया, कोई सर्जरी नहीं, कोई लेज़र, ये चीज़ नहीं, कुछ नहीं। खुद से जो है 2 से 3 दिन के अंदर स्टोन का आकार छोटा हो गया, क्योंकि जहाँ पे स्टोन क्रिएट हुआ उस जगह को फैला दिया, उसको हम और बड़ा नहीं होने दिए, तो फैला हुआ जगह से धीरे-धीरे स्टोन पास आउट कर गया। तो ये जैसे पूरे के पूरे बॉडी क्या है, एक सिस्टम के रूप में है, तो हम लोग के पूरे मनोविज्ञान को क्या देखते हैं, पूरे मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएँ हैं, उसको हम लोग कैसे देखते हैं? उसको भी हम लोग संपूर्ण टोटैलिटी में देखते हैं। ऐसे नहीं देखते हैं कि लर्निंग का एक पार्ट जैसे है बिहेवियरिज्म में, कंडीशनिंग क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है? सेक्सुअलिटी को अलग कर दिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट को अलग कर दिए, नहीं, ओवरऑल में देखते हैं, ठीक है? तो इसी चीज़ को कहता है ना फ्रीड्स पल्स और मिस एल पल्स जो है, वो इसी बात को कहती हैं। अब देखिए, गेस्टाल्ट थेरेपी आप करने बैठे, तो आपको क्या करना होगा? पहले तो ये तो इसका दृष्टिकोण था कि दुनिया को ना उस मतलब व्यक्ति को उसके संपूर्णता में देखो। तो जेस्टाल्ट थेरेपिस्ट क्या करने का प्रयास करेगा? आप अगर जेस्टाल्ट थ्योरी का यूज़ करते, तो आप क्या समझते? आप पहले ये देखते कि उसके जो मेंटल मॉडल्स हैं व्यक्ति के, व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है? जैसे आप व्यक्ति का दृष्टिकोण समझ लेंगे, ये समझ लेंगे कि इसके माइंड में तथ्य क्या-क्या है, जिनके आधार पे जो ये निर्णय लिया, जिसके आधार पे ये फैसला लिया, तभी ना आप प्रॉब्लम को निकाल पाएँगे। ज़ाहिर-सी बात है कि नहीं? हर एक व्यक्ति का क्या है, दृष्टिकोण से उसका तथ्य बना हुआ है। तो आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया इसका दृष्टिकोण क्या है? ठीक है, ये सच बोले और अपना दृष्टिकोण बताए। अब जैसे व्यक्ति का दृष्टिकोण मान लीजिए कि ऐसा है कि स्त्रियों में ना स्त्रियाँ क्रूर होती हैं,
उनको कोई मतलब नहीं है, उनको केवल सुख भोग से मतलब होता है। पुरुष क्या बना है? सिर्फ़ उनको सुख देने के लिए बना है। पुरुष क्या होना चाहिए कि उनको बहुत सारा पैसा दे, ठीक है? गाड़ी दे, बंगला दे, ये वो दे, रिस्पेक्ट दे और उसके शरीर में जो है ना जानवर जैसी ताकत हो, ठीक है? और बाकी पुरुष के मन में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। पुरुष के जीवन में क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं। पुरुष असंतुष्ट महसूस करता है क्या? उससे कोई मतलब नहीं आपको। हमको मतलब है केवल सुख भोग करने से। किसी पुरुष की मेंटालिटी मान लीजिए ऐसी होगी, उसका दृष्टिकोण ऐसा हो गया। तो आप जब तक इस दृष्टिकोण के रूट तक नहीं पहुँचेंगे, उसके इस दृष्टिकोण तक नहीं पहुँचेंगे, तो आप उसकी समस्याओं को सॉल्व कर पाएँगे एज़ अ साइकोलॉजिस्ट या एज़ अ काउंसलर? नहीं कर पाएँगे। तो जेस्टाल्ट थेरेपी में क्या है कि उसके दृष्टिकोण के बेस को समझा जाता है। समझ रहे हैं ना मतलब जो हम कह रहे हैं? तो मान लीजिए कि फैमिली काउंसलिंग आप कर रहे हो। फैमिली काउंसलिंग में आपको कोई ऐसा ही पुरुष मिला जो अपने आप को बैल समझता है और मतलब ऐसे पुरुषों की संख्या बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। तो लगेगा आपको कि यार इसकी मेंटालिटी में ना असंतोष का भाव है। इसको लगता है कि जो है ना कि कुछ कुछ मिलता ही नहीं है और स्त्रियाँ बहुत मतलबी होती हैं, बहुत स्वार्थी होती हैं, ठीक है? उनसे आपको जीवन में कुछ नहीं मिल सकता। आप क्या करेंगे? तो आप एक साइड देख रहे हो। फिर आप देखोगे फैमिली काउंसलिंग में उस स्त्री का काउंसलिंग करते हो तो आप पाते हो कि इस पुरुष का ये जो मेंटालिटी बना है इसके लिए महिला ज़िम्मेदार है। ये वाक़ई में ऐसी महिला है कि इसको खाने-पीने, सोने के अलावा जो है ना इसको और गाड़ी में चलने के अलावा इसको दुनिया-जहान से कोई मतलब नहीं है, ठीक है? रानी की तरह रहेंगे, सब पे हुकुम चलाएँगे, किसी का कुछ नहीं सुनेंगे, किसी का कुछ नहीं समझेंगे। तो एकदम स्पॉइल्ड काइंड ऑफ जो पर्सन होता है ना, ऐसा चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, वो घटिया ही कहलाएगा। आप कितने भी सुंदर हो, कितने भी पढ़े-लिखे हो, भले आईआईटी से हो या इसरो से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपका ये नेचर है, तो आप फैमिली के लिए फिट नहीं हो। तो इस बेचारे की शादी जो है वैसे लड़की से हुई, तो ये ऐसे ही देख रहा है। तो दिक्कत कहाँ हो गई? इसके दृष्टिकोण में हो गई और उसके दृष्टिकोण के लिए उत्तरदायी कौन है? उसका पार्टनर उत्तरदायी है। तो आप फैमिली जब काउंसलिंग करोगे, तो आप सबसे पहले तो वहाँ पे लड़की को बताओगे, ज़िंदगी तो दोनों का खराब हो जाएगा इसके कारण। तो लड़की को बताओगे, देखो तुम ऐसे-ऐसे एक्शंस मत करो, तुम थोड़ा ऐसे करो, कभी-कभी ये करके देखो। उसके एक्शन के आधार पे इसकी मेंटालिटी चेंज होगी, इसका दृष्टिकोण चेंज होगा और जैसे ये दृष्टिकोण चेंज होगा, ये केयर्ड महसूस करेगा। ये आदमी जो है ना ऐसा महसूस करेगा कि हम भी आदमी हैं, हम मशीन नहीं हैं, ठीक है? हम केवल मतलब उसको सुख देने के लिए नहीं बने, मेरी भी फीलिंग्स मैटर कर रही है। इसको भी इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि हमको खाने में क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है ना? तो ये चीज़ें हैं। इसको भी इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि हमको पहनने में क्या पसंद है, नहीं पसंद है। इसको भी इस बात से फ़र्क पड़ रहा है कि मेरा वैल्यू सिस्टम क्या कहता है। अगर ये मेरे वैल्यू सिस्टम से अगेंस्ट आगे मतलब विपरीत जाके काम करती है, तो ये ना करेगी, क्योंकि इसको लग रहा है कि भाई मेरे पति को बुरा लगता है ऐसे करने में, उसको तकलीफ़ होती है, कुछ बोलता नहीं है बेचारा, तो हम आपसे ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या होगा? इसको भी लगेगा कि भाई मैटर कर रहा है मेरे लिए, तब जाकर के दोनों में क्या हो जाएगी बॉन्डिंग। अब ये दोनों के लिए हम एग्ज़ाम्पल दिए यहाँ पे स्त्री और पुरुष का, ये उल्टा भी हो सकता है। यहाँ पे पुरुष भी बदमाश हो सकता है और स्त्री भी विक्टिम हो सकती है। कोई भी हो सकता है दोनों जगह पे। तो यही है कि आपको ना उसके दृष्टिकोण को एक्सेस करना होगा, क्योंकि उसकी लर्निंग कहाँ से आ रही है? उसके दृष्टिकोण से आ रही है। उस लर्निंग के आधार पे वो जीवन जी रहा है। तो जो मेन रूट है, उसको चैलेंज करने के लिए आप जाओगे उसके दृष्टिकोण के सेंटर में। यही है गेस्टाल्ट थेरेपी। लोगों से बात करके, उनको समझ करके, उनके दृष्टिकोण को पहले समझिए और फिर वहाँ पे चैलेंज कीजिए, ठीक है? आप उनको ये मत कहिए, जैसे आम आदमी क्या करता है, नॉर्मल आदमी जैसे बड़े-बूढ़े किसी के पास भी जाए, "नहीं, नहीं, तुम गलत कर रहे हो। नहीं, नहीं, ऐसे नहीं होता है, वैसे ना तुमको क्या बुद्धि है, तुम क्या जानते हो?" उसको चिपका दिए। उसको क्या कह रहे हैं, अथॉरिटी से जो है ना हंटर मार करके उसको चिपका दिए, वो उसके लिए काम नहीं करेगा। उसको जहाँ पे गाँठ पड़ी है, जहाँ पे उसका धागा उलझ गया है, वहाँ पे उस उलझन को खोज के आपको सुलझाना होता है। यही है गेस्टाल्ट थेरेपी। तो लिख लीजिए गेस्टाल्ट थेरेपी में व्यक्ति के दृष्टिकोण की टोह ली जाती है। टोह लेने का मतलब जाँच करना, ठीक है? गेस्टाल्ट थेरेपी में व्यक्ति के दृष्टिकोण की टोह ली जाती है और उसे बताया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसका दृष्टिकोण और उसे बताया जाता है कि उसका दृष्टिकोण
वास्तविकता को देखने का एक नजरिया मात्र है। उसका दृष्टिकोण वास्तविकता को देखने का एक नजरिया मात्र है। और वास्तविकता को देखने के और कई नजरिए हैं। और कई नजरिए या कई दृष्टिकोण हैं। और वास्तविकता को देखने के और कई नजरिए हैं। इस तरीके से उसे किसी भी सिचुएशन का इस तरीके से उसे किसी भी सिचुएशन का सिचुएशन फैक्टर सिचुएशन मतलब परिस्थिति, किसी भी परिस्थिति का सिचुएशन SITUATION सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन का कंप्लीट पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाती है। न कि कंप्लीट पिक्चर दिखाने की कोशिश की जाती है, न कि उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े जोड़कर बनाई गई तस्वीर को ही सत्य माना जाता है। न कि उसके द्वारा टुकड़े टुकड़े जोड़कर बनाई गई तस्वीर को ही सत्य माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखो क्या है कि मेरा एक दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से हम एक निष्कर्ष पर पहुंचे, उस निष्कर्ष से दूसरा दृष्टिकोण जन्मा, उससे फिर तीसरा निष्कर्ष पे पहुंचे, फिर उससे एक दृष्टिकोण जन्मा। तो एक क्या है, सीरीज है, चेन बनती जा रही है, सीकड़ की तरह, है ना। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा। तो अगर हम ग्राफिकली ड्रॉ करें तो कैसे दिखेगा? अगर इसको ऐसे बोर्ड पे बना के दिखाएं तो ऐसे दिखेगा। मैं एक निष्कर्ष पे पहुंचे, इससे चले फिर यहाँ पहुंचे, फिर इससे चले फिर यहाँ पहुंचे, फिर इससे चले फिर यहाँ पहुंचे, इससे चले यहाँ पहुंचे और इससे चल के यहाँ पे पहुंच गए। तो ये जो बना रास्ता, ये क्या है? एक लीनियर रास्ता है। ठीक है, और रियलिटी कैसी है? देखो, एक कोई पॉइंट है, इसको देखने का एक ऐसे नजरिया, या तो आप ये देख सकते हैं, या तो आप ऐसे देखो, या तो आप ऐसे देखो। ठीक है, फिर यहाँ से आपके पास जो है ना, दो ऑप्शन आएंगे, तीन ऑप्शन आएंगे। एक नजरिया ये भी है, एक नजरिया ये भी है, एक नजरिया ये भी है। यहाँ से इस पॉइंट से एक निष्कर्ष ये भी निकलता है, एक ये भी निकलता है, एक ये भी निकलता है। यहाँ से एक ये भी नजरिया है, एक ये भी नजरिया है। फिर यहाँ से दो रास्ते और फूट रहे हैं, यहाँ से भी दो रास्ते और फूट रहे हैं, यहाँ से भी दो नजरिया और फूट रहे हैं, यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी और ब्रांच हो रही है, यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी और ब्रांच हो रही है, यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी और ब्रांच हो रही है। अब बताओ, ये हो गया सीन, टोटल सीन ये हो गया, आपका कंप्लीट सीन ऐसा है। और आप इस सीन को कैसे देख रहे हो? ऐसा देख रहे हो, फिगर 1 की तरह, जहाँ पे क्या है कि चीजें बस ऐसे करके है। अब बताओ, ये रियलिटी 1 जो तुमने अपने जेस्टाल्ट्स के थ्रू जो है नेविगेट की, और ये रियलिटी 2, दोनों में रियलिटी को ज्यादा अच्छा बताने की संभावना किसकी है? इस मॉडल की या इस मॉडल की? फिगर 1 की या 2 की? बताइए आप लोग। ओके। 2 की है ना, क्योंकि टू में हम बहुत सारी पॉसिबिलिटीज लेके चल रहे हैं, है ना। तो यही कहते हैं 360 डिग्री दृष्टिकोण। हम लड़कों को लड़कियों के क्या चीज पसंद नहीं आता है?
ये मेंटालिटी। खासकर हमको क्या मतलब सारे पुरुषों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कहते हैं ना कि इनकी सोच लीनियर होती है। सब लड़कियों की नहीं, इन जनरल बहुत ज़्यादा लड़कियों की या स्त्रियों की। हमने जितनी भी स्त्रियाँ देखी है अपने जीवन में, चाहे माँ देखी हो, मौसी देखी हो, बहन देखी हो, दोस्त देखी हो, गर्लफ्रेंड देखी हो, टीचर देखी हो, अपने ऑफ़िसर देखी हो, जितनी भी देखी है उसमें एक भी हमको ऐसी नहीं मिली है, जिसके पास 360 डिग्री विज़न है। और हम पुरुषों के पास यही चीज़ होता है, 360 डिग्री विज़न होता है। सारी संभावना और सब एंगल से चीज़ों को देख पाता है। जिस पुरुष के पास नहीं होता है उसकी तो गिनती हम लोग पुरुषों में करते ही नहीं है। उसको ऐसे ही कहा जाता है कि ये जो है ना मतलब ये सब ऐसे है, ये सब हवा है, ये सब आदमी है ही नहीं, पजामा है। तो ये जो 360 डिग्री विज़न है, ये पॉसिबिलिटी है। गेस्टाल्ट अप्रोच यही है, चीज़ों को उसकी कंप्लीटनेस में देखो, ठीक है? तो इसी के कारण क्या होता है 360 डिग्री विज़न देखने वाले का माइंड क्या होता है, मजबूत होता है। आप लोग कहेंगे पुरुषों में स्थिरता होती है। इमोशनली जो है ना वो मतलब तुरंत चार्ज होकर के चीज़ों को बदल-वदल नहीं देते हैं, खराब-वराब नहीं कर देते हैं, बड़ा स्थिरता होती है। उनको आप कितना भी चोट दो, कितना भी ऐसे-वैसे कर दो, उनको बुरा लगेगा लेकिन यार उनके डिसीज़न में ऐसा क्विक ऐसा नहीं दिखा है कि कुछ ऐसे-वैसे कर दिए। लड़कियों में क्या होता है, स्त्रियों में तुरंत माइंड चेंज हो जाता है डिसीज़न क्यों? आपका जो डिसीजन मेकिंग का मॉडल है वो लीनियर है। इस लीनियर मॉडल में आपको कहीं पे कुछ फ्लॉ दिख गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो फिर आपका तुरंत माइंड चेंज हो जाएगा। बस वही बात कि बरसों से एक आदमी को जानते थे और एक दिन उससे मूड खराब हो गया और दूसरा आदमी मेरे लिए वो बन गया। तो लीनियर मॉडल में जहाँ से रास्ता चेंज हो गया, वहाँ से रास्ता दूसरा बदल गया, ठीक है? तो ये दिक्कत है, लेकिन इस मॉडल में क्या होता है 360 डिग्री में, आप कंप्लीट पिक्चर को देख रहे होते हैं। तो आपके मन में क्या हो जाता है, एक थोड़ा-सा ये होता है कि ठीक है, आदमी को शिकायत है, अगर अगले को मेरे से शिकायत है, अगला मेरे से गुस्सा कर रही है, ठीक है? हो सकता है कि मेरी माँ को ये देखना ना चाहती हो, पर इसके बावजूद भी तो इसमें इतने सारे सद्गुण तो है ना, ये कंप्लीट पिक्चर है। अब ये हमसे 2 साल से हमसे झगड़ा कर रही है, मान लीजिए, है ना? मेरी वाइफ़ 2 साल से हमसे लगातार झगड़ा कर रही है। और उसके पहले 10 साल हम उससे बहुत अच्छे के साथ रहे, बहुत बढ़िया से उसके साथ रहे 10 साल। 2 साल से लगातार झगड़ा कर रहे हैं, तो हम ये भी देखेंगे कि 2 ही साल से झगड़ा हो रहा है, बाकी 10 साल जो है ना, 10 साल ये बहुत अच्छे से रही है, तो वो 10 साल जो जितना कुछ ये की है मेरे लिए, तो उस 10 साल का वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगा इसके 2 साल के झगड़ा में, ठीक है? भले ही झगड़ा के कारण बातचीत बंद हो जाए, भले ही टर्म खराब हो जाए, लेकिन उसके वो जो 10 साल का जो कर्म है किया हुआ है ना मेरे लाइफ़ के लिए, उसके लिए हम हमेशा उसके ऋणी रहेंगे। कि चाहे हमको थप्पड़ मार दे, चाहे झाड़ू मार दे, उस 2 साल में। तो ये इस तरीके से माइंडसेट होता है 360 डिग्री वाला जो है, जो मतलब एक्चुअली में इसको पुरुष कहा जाए, जो पुरुष के रूप में डेवलप ही नहीं हुआ है। मतलब कहते हैं ना वो मतलब वैसा ही रह गया है, बच्चा ही रह गया है वो माइंड से, ऐज कितना भी हो गया, उसकी बात नहीं कर रहे। तो ये है 360 डिग्री थिंकिंग, तो उसमें स्टेबिलिटी होगी। तो वो देखेगा कि झगड़ा भी कर रही है तो उसको छोड़ेगा नहीं। वो ऐसा नहीं है कि हाँ, तुम भागो हम दूसरे से कर लेंगे ऐसे-वैसे, तुम निकलो वहाँ से, हमको तुम्हारे साथ फ़ील नहीं हो रहा है। यू नो व्हाट? आई एम नॉट फीलिंग स्पार्क विथ यू, आई एम नॉट फीलिंग दैट एक्साइटमेंट विथ यू, आई एम नॉट फीलिंग इंटरेस्टेड इन यू एनीमोर, है ना? ऐसी चीज़ें लड़कों की साइड से नहीं मतलब पुरुषों की साइड से नहीं होती है, ठीक है? बॉयज़ के साइड से हो सकती है, मेन के साइड से ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। तो ये जो स्टेबिलिटी का मॉडल है, ये कहाँ से आ रहा है? 360 डिग्री से आ रहा है। गेस्टाल्ट यही कह रहा है आपको। किसी भी चीज़ों को देखो उसके कंप्लीट सेंस में देखो, लीनियर मत देखो कि आपके माइंड ने एक सिचुएशन को देखा, फिर सिचुएशन 2 को देखा, फिर सिचुएशन 3 को देखा, फिर 4 को देखा, 5 को देखा और उसके बाद 6 पे पहुँच के आपने ले लिया निर्णय, ठीक है? और उसके बाद अगले को निर्णय आज से मैं ये निर्णय लेती हूँ, आई एम नॉट फीलिंग दिस विथ यू एनीमोर, ठीक है? ओके, लेट्स पार्ट आवर वेज़। सब लीनियर मॉडल बना लिए, अब बाकी इसके पैरेलल जितनी रियलिटी से इतनी चीज़ें हैं, सबको जो है आपने धो दिया। तो ऐसे क्या होगा कि पुरुषों का विश्वास ही आपके ऊपर कम हो जाएगा। फिर वो कहेंगे कि आप घटिया हैं, तो आप ये हैं, आप वो हैं, आप कैरेक्टरलेस हैं। पता नहीं गुस्सा में आपको क्या-क्या बोलेंगे वो। पर मूल प्रॉब्लम कहाँ से आती है? यहाँ से। इसको देसी भाषा में कहते हैं कि एक भंगी दिमाग है, ठीक है? देहाती मर्द लोग क्या है कि अरे उसका दिमाग एक भंगी है, एक लगना है, ठीक है? इक्के लाइन में सोचता है, पॉसिबिलिटीज़ को नहीं देख पाता है। कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप सबके दृष्टिकोण से ना आप चीज़ों को देख पाएँ, तब आप समझ पाएँगे कि अगला कैसा क्यों फ़ील कर रहा है, ऐसा ये चीज़ क्यों हो रहा है। तो आप बैलेंस बना पाएँगे। ऐसे पुरुषों के घर में देखिएगा बहुत कॉमन है। माँ बहू से लड़ती है, बहू को देखना नहीं चाहती है और बहू माँ को देखना नहीं चाहती है। अब दोनों में दिक्कत हो गया, अब पुरुष दोनों के बीच में शांत बैठा है। उसको पता है कि माँ भी एकभंगी सोच की है, पत्नी भी एकभंगी सोच की है। तो वो क्या करेगा कि दोनों को बैलेंस करेगा, दोनों को रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी भी ऐसा निर्णय नहीं लेगा कि माँ को अलग कर दिए, पत्नी को अलग कर दिए।
ठीक है? वैसा नहीं करेगा। और अगर करेगा तो मतलब बहुत मजबूरी में आके करेगा। एकदम इतना ज़्यादा दोनों का एक भंगी सोच है कि हैंडल ही नहीं कर पा रहे, तो भैया चलो अलग ही कर दो दोनों को। ठीक है? तो यही कंप्लीटनेस और एक सिंगल चेन थिंकिंग, इसी की लड़ाई है जेस्टाल्ट में। जेस्टाल्ट कहता है कि आप जो किसी एक चीज़ को देखते हो ना, आप जैसे रिस्पॉन्स क्लासिकल कंडीशनिंग वाली बात है, उसमें क्या हो रहा है, एक स्टिमुलस हो रहा है, उसपे बिहेवियर, उससे रिस्पॉन्स आ रहा है, बार-बार उसको रिपीट करके क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्स कर रहे हैं। तो उस मॉडल में इसकी जगह है क्या फिगर 2 की? नहीं है। वो वाला मॉडल क्या जाता है, फिगर 1 की तरह जाता है। एक चीज़ सीखा, उसको रीइंफोर्स करके दूसरी चीज़ पर गए, ठीक है? दूसरी चीज़ से रीइंफोर्समेंट होके तीसरी चीज़ पे गए, तीसरी चीज़ से चौथी चीज़ पे गए। अब ये जो पॉइंट नंबर 6 पे हम लोग पहुँचे ना, जिस निर्णय पे पहुँचे, अब ये हमको बहुत जस्टिफाइड लगेगा। अगर हम सिंगल लीनियर थिंकिंग कर रहे हैं, हमको बहुत जस्टिफाइड लगेगा, क्योंकि हम बोलेंगे देखो हम ऐसे नहीं आए हैं, इसके पीछे ये हुआ, घटना नंबर 1, घटना नंबर 2, घटना नंबर 3, घटना नंबर 4, घटना नंबर 5। अगर इसमें कहीं पे भी तुमको लॉजिकल फ्लॉ दिखे, कहीं भी निष्कर्ष में रीज़निंग में गलती दिखे, तब तुम हमको बताओ कि गलती दिखा है। तो आदमी बोलेगा नहीं गलती तो नहीं है, बात तो सही है तुम्हारी, पर तुम एक लीनियर थिंकिंग कर रही हो, ठीक है? तुम इसके अलावा अन्य चीज़ों को नहीं देख रहे हो, तो ये बोलिए कि अलावा अन्य चीज़ें हमको देखने की क्या ज़रूरत है? हमको तो सबूत मिल गया ना, हमको मिल गया सबूत। लॉजिक देखो मेरा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो लड़का बोलेगा भाई लॉजिक सही है तुम्हारा, पर इसके अलावा जो अन्य लॉजिक्स हैं उसको भी तो तुम देखो। नहीं, उसको देखना ही नहीं है। इतना लॉजिक काफ़ी नहीं है क्या मेरे लिए? यही काफ़ी है मेरे लिए। तुम मेरा दिल तोड़ दिए, तुम मेरा फ़ायदा उठा लिए, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम फलना-चिलना 9-17 कहानी हम खत्म करेंगे। हम पहुँच गए डिसीजन नंबर 6 पे, चलो टाटा बाय-बाय। तो फिर क्या करेगा कि लड़का कुछ नहीं बोलेगा, बोले ठीक है, चलो जाओ। अब वो सोचेगा कि काश इसको भी एजुकेशन सही से मिला होता, काश इसने टीवी सीरियलों की जगह किताबों में वक़्त बिताया होता, काश इसने क्लास की चीज़ों को सही से पढ़ा होता, क्लास इसने दुनिया को देखा होता। ये ज़िंदगी जीने में मगन रही, रिश्तेदारों का खातिर करने में मगन मगन रही। पूरा चेहरे पे लिपस्टिक पाउडर तो तोप ली, और बुद्धि को बढ़ाई नहीं। तो अब क्या है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा पैदा करने का सामान के रूप में रख सकते हो या घर का नौकरानी के रूप में रख सकते हो। आप एक दोस्त या एक पार्टनर का दर्जा उसको नहीं दे सकते हो। तो बेचारा आपको उस पॉइंट पे रिड्यूस कर देगा और फिर अपनी भी ज़िंदगी चलाएगा और आप भी चलेंगे। डरिएगा मत मेरा ये सब बात सुन कर के। कॉमन लाइफ़ का बात है थोड़ा ये सब। गेस्टाल्ट को अपनाइएगा आप लोग भी, लीनियर थिंकिंग मत अपनाइएगा अपने जीवन में। और पढ़ा-लिखा बंदा के साथ ही जीवन सेट कीजिएगा। किसी के साथ भी मत कर दीजिएगा कि माँ-बाप किसी के साथ भी जो है ना, बकरी की तरह बाँध दिया तो चलेगा। अब देखो क्या है कि यहाँ पे हमने समझ लिया, ठीक है? अब यहाँ पे होता है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे बताते हैं लोग? सर आपने तो सब कुछ बता दिया दृष्टिकोण के आधार पे, द्वंद के बारे में कुछ बताया ही नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे होगा? हाँ, तो अब कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं हम लोग, ठीक है? सर एक सवाल है, बोलिए ना। जो पढ़ा लिखा होता है वो भी थोड़ा दिमाग का हटा हुआ होता है, फिर परफेक्ट तो कोई नहीं होता है ना? पढ़ा-लिखा का मतलब ये नहीं है कि डिग्री, ठीक है? पढ़ा-लिखा का मतलब है समझदार, मतलब जिसको गहराइयों में समझ, जिसमें थोड़ा ठहराव हो। मतलब पढ़ा-लिखा हम वर्ड कह देते हैं, पर दैट डज़न्ट मीन डिग्री। थोड़ा ठहराव हो, थोड़ा दृष्टि हो उसमें, मतलब पुरुष के गुण हो उसमें बेसिकली। वो ऐसा सर प्रोफेसर है फिर भी थोड़ा सनकी है फिर। हाँ, तो मतलब देखिए, भारत में, दुनिया में कहीं भी ना कोई भी गधा आदमी भी ना कुछ भी बन सकता है। उसके लिए पर्सनैलिटी का मजबूत होना ज़रूरी नहीं है, समझे? तो ये आपको व्यक्ति से मिलके ही या जान के ही पता चलता है। पद कभी डिफाइन नहीं करता है किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को, ठीक है? वो उसकी गहराई और उसका कैपेसिटी, कितने कॉन्फ्लिक्ट उसने हैंडल किए हैं, ठीक है? कितना वो